नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। आज एक चैप्टर जो क्लास 10th के लिए मैं लेक्चर वाइज इस चैप्टर को पढ़ाने में, यानी कि क्लास 10 क्लास का विज्ञान यानी कि साइंस चैप्टर नंबर 1, मैंने अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण पहले 7 लेक्चर में मैंने पढ़ाया, उसको बारीकी से बताया। 7 लेक्चर आपको सुनील सर स्टडी सेंटर में अपलोड भी कर दिया गया है। जो आप सबों ने जो इतना प्यार दुलार मुझे दिया, तो मुझे मजबूरन बस फुल चैप्टर एक्सप्लेन जो एक ही वीडियो में मैंने लेकर के आया हूँ कि आखिर बच्चे को जो है एक ही चैप्टर जो है एक ही बार में, यानी 2 घंटा लगे 3 घंटा लगे, आपको बारीकी से मैं आज एक कर से मैं फुल चैप्टर जो एक्सप्लेन करूँगा। तो आप वीडियो में बने रहेंगे। लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो चुका है और एक ऑन रिकॉर्ड भी हो रहा है, इसलिए मैं चाहूँगा कि जो रिकॉर्ड होगा, यदि वीडियो लेक्चर पीछे वाले नहीं देखे होंगे, ये फुल एक्सप्लेन चैप्टर जो है आप देख लीजिएगा, तो आपको कहीं से भी डाउट नहीं आएगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जो भी आप वीडियो को देख रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नए चैप्टर अभी प्रारंभ हो चुका है, फिर से पुनः दूसरे चैप्टर के लिए आपको जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा नहीं, इसलिए आप सब्सक्राइब कर देंगे। तो अब हम चलेंगे, यानी क्लास 10th विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी फुल चैप्टर जो है एक्सप्लेन है विथ क्रियाकलाप, यानी क्रियाकलाप जो जितना दिया हुआ है इस चैप्टर में उसको भी बारीकी से बताया गया है। अब बताएंगे उसको आप सावधानी पूर्वक से, आपके पास 2 से 3 घंटे समय लेंगे, आप वीडियो में बने रहेंगे। तब तक मैं स्टार्ट करता हूं। लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं, इसलिए कि आपको लगे कि ये एडवांस बोल रहे हैं, इसलिए मैं एडवांस नहीं, बल्कि मैं आज आप लोग के सामने इस चैप्टर को एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए लेट नहीं करेंगे। यानी ये देखिए, आपके पास आप सभी स्टूडेंट जितने भी न्यू छात्र हैं, आपको कहीं पर यदि डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप अवश्य पूछिएगा। मैं बताऊंगा क्या है, उसको बारीकी से मैं बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको कहीं से भी डाउट ना हो। अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी कि इसमें बोला गया है कि अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। आपको दैनिक जीवन में, यानी कि दैनिक जीवन में आपको अभी जो फिलहाल जीवन में चल रहा है, निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान देना है और विचार करना है कि क्या होता है जब गर्मी में कमरे के ताप पर दूध को छोड़ दिया जाता है। तो आपको देखे होंगे दूध में कुछ परिवर्तन होता होगा। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा। और क्या होता है, लोहे का तवा तसला कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। फिर क्या होता है, लोहे को तवा तसला कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, क्या होगा, फिर अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। ये सब मन में प्रश्न उठ रहा होगा आप सबों को, हम सांस कैसे ले लेते हैं, भोजन कैसे पक जाता है, अंगूर का किण्वन कैसे हो जाता है, लोहे का तावा तसला कील को आर्द्र वायुमंडल में जब छोड़ देते हैं तो उसमें देख रहे होंगे कि आपको संक्षारण हो जाता है, वो कैसे होता है। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु को प्राकृतिक तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है, यानी कुछ न कुछ इसमें आपको बदल जाएंगे। क्या
कि अंगूर का किण्वन कैसे हो जाएगा, लोहे का तावा तसला आर्द्र वायुमंडल में छोड़ देंगे तो उसका रंग दूसरा हो जाएगा, गर्मी में कमरे के ताप पर दूध को छोड़ेंगे तो दूसरा देखेंगे कि दूध फट जाता है। यानी वो कुछ न कुछ पहचान बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। यानी कि भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। यानी पिछला जैसे 9th क्लास हो गए, 8th क्लास में कुछ कुछ भौतिक अवस्थाएं हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए देखिए, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। यानी रासायनिक परिवर्तन जब हो जाता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। आप एकदम पूरा जहाँ नहीं समझ में आएगा उसको मैं चाहूँगा कि वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आपको कहीं से भी एक सेंटेंस, एक वर्ड का भी माने उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना व्याख्या मैं करूँगा ताकि आपको 10th क्लास के एग्ज़ाम में आपको कहीं से आपको पॉइंट छूटे ना और क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। फिर कह रहे कि आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। ये भी आप सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, या इन प्रश्नों को उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। यही सब प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हम लोग देखिए कुछ क्रियाकलाप करते हैं और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं क्रियाकलाप के माध्यम से। देखिए क्या है क्रियाकलाप 1.1। सावधानी, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। देखिए सावधानी, जो क्रियाकलाप करना है आपको शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। मैंने शिक्षक का उस जगह रहना बहुत ज़रूरी है और सुझाव उनका लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा, क्योंकि उसे अभिक्रिया कुछ हो सकता है, इसलिए आपको ये सब कहा जा रहा है। फिर बोल रहा है देखिए कि लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लेना है। मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से यानी सरस पत्ता से आपको उसको रगड़ लेना है, साफ कर लेना है, ठीक है। इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैम्प या बर्नर्स के इसका दहन कराइए। इसके बाद देखिए यहाँ देखिए बर्नर है, ये चिमटा से पकड़ा हुआ है और एक मैग्नीशियम रिबन है और यही जो वाच गिलास है ये जल रहा है, तो देखिए क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तथा इसमें बनी राख को वाच गिलास में इकट्ठा कीजिए। जो जल रहा है राख में इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है, जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए। आपने क्या परीक्षण किया और इसको आंख को दूर रखना है। जब भी इसका प्रयोग करते हैं आंख को दूर रखना है, ठीक है। और जब ऐसे जब जलाएं मैग्नीशियम रिबन को तो आपको इसमें क्या मिला और कैसे हुआ। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाच ग्लास में इकट्ठा करना, यानी वायु की देखिए वायु से क्रिया कराए थे, दहन कराए थे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ था। अभी मैंने एक सोच लीजिएगा फर्स्ट टाइम में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको व्याख्या अच्छी तरह से और मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि चमकदार सफेद लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, यानी और यह सफेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। आपने देखा होगा कि चमकदार सफेद लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, यानी वायु में जो छोड़ा तो चमकदार सफेद लवक साफ लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन हो रहा है, यानी कि जल रहा है और यह सफेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जल करके एक चूर्ण में यानी राख में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है और जो जल करके प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। और कब बनता है? एक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में होने वाला एक अभिक्रिया होता है, इसी कारण से वो मैग्नीशियम जो रिबन जो है आपको दहन होता है। अब क्रियाकलाप 1.2 को देखिएगा। लग रहा है कि 1.2 देखिए 1.2 क्या है।
क्रियाकलाप 1.2, एक प्रणाली में लेड यानी कि सीसा, लेड यानी कि सीसा, नाइट्रेट का घोल लीजिए, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। आपने क्या परीक्षण किया, इसको क्या परीक्षण किए भाई, इसको अब 1.3 समझिएगा। इसमें अभी लग रहा होगा कि क्या आप बता रहे हैं सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप वीडियो में बने रहे। मैं एक टॉपिक का जो जवाब मैं तुरंत जस्ट ही कुछ ही मिनट में आपको दूंगा। देखिए क्रियाकलाप 1.3, एक शंक्वाकार फ्लास्क या प्रणाली में कुछ दानेदार जिंक डालिए। देखिए यहाँ पर फ्लास्क का है, देख रहे हैं ना, ये चित्र 1.2 का है और इसमें जो दे रहा है इसमें समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रणाली कुछ दानेदार जिंक लीजिए, देखिए दानेदार जिंक है, जिंक का टुकड़ा है, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। या तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना है या तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देना है। दो देखिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या ये देखिए शंक्वाकार फ्लास्क है, कांच की नली है, कॉर्क है। चलिए H2 गैस है यहाँ पर, ठीक है। सावधानी, अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई देगा। शंक्वाकार फ्लास्क या प्रणाली को स्पर्श कीजिए, इसके बाद स्पर्श करना है इस फ्लास्क को कि क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ। अब यही जो उत्तर इसका व्याख्या जो है, बात को समझिएगा बढ़िया से। ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी तीन क्रियाकलाप कराए हैं, तीनों में रासायनिक अभिक्रिया हुआ। कैसे हुआ? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास या उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जितना भी देखेंगे हम तो आसपास में रहे परिवर्तन को देखेंगे तो चारों ओर विविध प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। यानी इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़े और उनका प्रतीकात्मक निरूपण पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। अब पहला आता है रासायनिक समीकरण। यहाँ जहाँ से है वहाँ से अब रासायनिक समीकरण आता है। रासायनिक समीकरण, अब रासायनिक समीकरण क्या होता है उसको आप समझिए पहले। रासायनिक समीकरण क्रियाकलाप 1.1 का विवरण, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। यानी अभी जस्ट अभी 1.1 क्रियाकलाप में मैंने देखा वही चीज़ यहाँ समीकरण के बारे में बता रहा है। आपको मैं बोला था कि अब बारीकी से आपको समझ में आ जाएगा, जब वीडियो में बनिएगा तब। आप फर्स्ट बार है और सुनेंगे कि नहीं क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं तो आपको लगेगा कि क्या नहीं अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक आप वीडियो में लास्ट तक नहीं देखते हैं तब तक समझ में नहीं आएगा। अभी क्रियाकलाप देखिए 1.1 में हम लोग यही किए थे, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अभी जस्ट पढ़े थे, यानी हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को दहन कराएंगे तो क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। अगर वाक्य लिखेंगे तो बहुत लंबा पढ़ना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, तो इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसको संक्षिप्त में छोटा रूप में लिख सकते हैं। इसे शब्द समीकरण के लिखना सबसे सरलतम विधि है। इसको शब्द के रूप में, समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम है, आसान है। ऊपर दी गई अभिक्रिया शब्द समीकरण इस प्रकार होगा। अब जो वही अभिक्रिया है, शब्द समीकरण जो पढ़ रहे थे, वाक्य बना रहे थे, वही सरल शब्द समीकरण यहाँ पर दे दिया गया। जैसे मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम रिबन था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएं तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्राप्त हो गया था। बात को समझ में आ गया? वहाँ से ही हम लोग पढ़ रहे थे, लग रहा था कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, तो वही चीज़ को यहाँ पर आपको रासायनिक समीकरण हुआ है उसमें। यानी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं, यानी कि दहन कराएं,
तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। यदि कोई पूछेगा कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ अगर दहन कराया जाए तो अभिक्रिया कराया जाए तो आपको क्या प्राप्त होंगे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होंगे। और एक बात और समझ लीजिएगा जो कि आपको बहुत समझने लायक महत्वपूर्ण है, जो कि इसमें जो है जो मैग्नीशियम और एक इस ऑक्सीजन है दोनों को मिलाए हैं, यानी कि दोनों को मिलाए हैं, तो इसमें जो है इधर वाले को तीर के निशान वाले को इधर से जो बोलते हैं, इधर वाला को अभिकारक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अभिकारक। जब इधर उत्पाद इधर हो जाता है, जब प्राप्त होता है, यानी इसको LHS में जो होता है इधर RHS में होता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इधर राइट हैंड साइड, यानी कि दो इसमें पदार्थ है, एक मैग्नीशियम है एक ऑक्सीजन है, यानी दो पदार्थ मिला, इसको इधर वाला को अभिकारक बोलेंगे और जो इससे जो निर्माण हुआ इसको उत्पाद बोलते हैं। कोई दिक्कत? अगर नहीं भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे यस नो का। अब आगे अब और अच्छा से समझते हैं। अभिक्रिया 1.1 देखिए, में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। हाँ, ये बोला कि मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अभिकारक कहते हैं। देखो बोला ना कि मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ का आविष्कार कर रहा है। यानी कि देखिए इधर वाला अभिक्रिया किया, दोनों मिला, देखो जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है इन्हें अभिकारक कहते हैं। और जो इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इसी को क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। क्लियर? चलिए बहुत अच्छा। अब आगे चलते हैं शब्द समीकरण में। अब समझिए क्या है। देखिए शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। देखिए शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाया जाता है। देखिए तीर का निशान यहाँ पर लगा हुआ है कि नहीं, देखिए यहाँ पे देखिए है ना, तीर का निशान लगाया जाता है, तीर मध्य में निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग, देखिए अभिकारकों के बीच योग माने प्लस चिन्ह का लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS लिखा जाता है। और लिखे थे अभी जस्ट देखे ना, इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग प्लस का चिन्ह लगाकर इन्हें दाईं ओर RHS लिखा जाता है। मैंने जस्ट बताया तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, तीर का जो सिरा होता है उत्पाद की ओर होता है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन था ना जी, ऑक्सीजन, अब इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है, MgO होता है। तो तीर का निशान देखो, ये बोला था ना कि सब समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य, देखिए मध्य बीच में तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। और अभिकारक के बीच, इधर अभिकारक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसका? अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर माने बाईं ओर इधर है, तीर के निशान से इधर बाईं ओर LHS लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग, इधर योग, अभी उत्पाद में एक ही है, लेकिन अगर और उत्पाद होता तो दूसरा में प्लस का चिन्ह लगाकर इन्हें दाईं ओर को RHS लिखते हैं। क्लियर? तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, कभी भी तीर का सिरा जो होता है उत्पाद की ओर होता है, ठीक है, तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। अब यही जो है उत्पाद की ओर होता है और तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। क्लियर? हाँ पढ़ लीजिए। रासायनिक समीकरण लिखना। अब रासायनिक शब्द समीकरण था उधर, देखिए आप इधर जो था इसमें आप समझे कि नहीं रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण लिखेंगे कैसे, अब इसको देखेंगे। अब देखिए क्या है रासायनिक समीकरण लिखना। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इसमें भी संक्षिप्त विधि है, माने इससे भी छोटा माने रूप है। हाँ, शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त रूप बनाया जा सकता है।
चलिए देखिए, और जो इस शब्द समीकरण लिखे थे उससे भी छोटा बनाया जा सकता है, तो हाँ बनाया जा सकता है, अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। ऊपर वाला जो समीकरण था मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम को हम Mg से लिखेंगे, ऑक्सीजन को O2 से लिखेंगे, और तीर का निशान आपको लगाना है बीच में अभिकारक के बाद, और जो MgO बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, उससे भी छोटा ये संक्षिप्त रूप हो गया। ठीक है, इस प्रकार से तीर के निशान के बाईं ओर दाईं ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। अब इधर वाला परमाणु की संख्या और ये अभिकारक के परमाणु की संख्या और उत्पाद की परमाणु की संख्या को तीर के दोनों तरफ को अब परमाणु की संख्या के समान है कि नहीं उसको तुलना करना है। देखिए, संख्या को गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान है? तो दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान है कि नहीं है, हम देख रहे हैं कि है कि नहीं है। देखिए, Mg की परमाणु संख्या 1 और O के 2 है, इसमें Mg 1 है, O का 1, यानी कि O का 2 परमाणु संख्या, इसमें O का 1 ही है, यानी कि दोनों बराबर नहीं है, यानी बराबर नहीं है। यदि देखो परमाणु संख्या समान है तो नहीं है, यदि है तो समीकरण संतुलित है। यदि अगर बराबर रहेगा तो बोलेंगे समीकरण संतुलित है, अगर बराबर रहेगा तो क्या बोलेंगे, बराबर अगर दोनों तरफ रहेगा LHS में, माने कि अभिकारक में और उत्पाद में, यदि अभिकारक में परमाणु की संख्या, यानी अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या, उत्पाद में परमाणु की संख्या समान है तो संतुलित होता है। क्या होता है? तब संतुलित होता है। क्या होता है? संतुलित होता है। ठीक है, अगर दोनों तरफ अभिकारक में और उत्पाद में परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर हो तो हमारा समीकरण संतुलित होगा। बोला है कि और देखो यहाँ से लिखे, गिनती कर उनकी तुलना करें, क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान है? यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि है तो संतुलित है, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है। यानी कि दोनों तरफ इसमें बराबर नहीं था, इसमें अभिकारक और उत्पाद में दोनों तरफ क्या था? बराबर नहीं था, तो समीकरण यह असंतुलित समीकरण है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? असंतुलित है, असंतुलित है, क्योंकि Mg 1 है, O 2 है, इधर 1 ही है, तो असंतुलित हो गया। ठीक है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। देखिए इसमें कह रहा है असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। जब ऐसा समीकरण रहेगा तो इसको बोलेंगे ढांचा समीकरण। इसको क्या बोलेंगे? ढांचा समीकरण। चलिए क्लियर। इस प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। मैग्नीशियम वायु से जलल है तो इसको ढांचा समीकरण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ढांचा समीकरण। चलिए अब देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। अब क्या पढ़ेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। आप वीडियो लॉन्ग होगा इसलिए कि फुल चैप्टर यानी एक्सप्लेन के साथ पूरा बताना है, तो आपको वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा। आप इससे कतराए नहीं, आप वीडियो में जब तक 3 घंटा आप देख लीजिएगा तो पूरा कंप्लीट चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट, यानी 3 घंटा तो नहीं जाने देंगे, 2 घंटा में संभवतः 2 घंटा में लगेंगे, फुल चैप्टर एक्सप्लेन हो सकता है। देखते हैं, जब तक पूरा खत्म नहीं होता तब तक आप वीडियो में बने रहें। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, ठीक है। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। देखिए आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा यानी कि याद होगा।
जिसका आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा है, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम लोग 9 क्लास में भी पढ़ चुके हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश। हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़े थे कि रासायनिक द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ह्रास होता है न विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी LHS में अभिकारक जो होता है, अभिकारक इधर जो होता है RHS होता है, जो कि इधर उत्पाद होता है। तो दोनों तरफ जो है द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, द्रव्यमान बराबर होता है। अगर दोनों तरफ बराबर होता है तो हम जान रहे हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम हम पढ़े हैं। उसका हम लोग जान रहे हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में वो जो है आपको विनाश होता है, द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न विनाश होता है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान रहती है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। वो कंकाली समीकरण को हमको संतुलित करना बहुत जरूरी होता है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। क्रियाकलाप 1.3 के सब समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। क्रियाकलाप 1.3 में हम लोग जो देखे थे उसको अब हम लोग को यहाँ पर संतुलित करके देखना है। जैसे एक जिंक था और सल्फ्यूरिक अम्ल था। बात समझ में आ रहा है? क्रियाकलाप अब फर्स्ट ऊपर में देखे थे कि जिंक के साथ जो जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया हुआ था, तो वह जिंक है और सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो इसमें जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन का निर्माण हुआ था। ठीक है, उपरोक्त सब समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण से दर्शाया जा सकता है। देखिए, जिंक को Zn से लिखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 से लिखेंगे, तो इसका निर्माण जो हुआ इसको अभिकारक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। जो है इसको अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इधर वाला को अभिकारक बोलते हैं, इधर उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। तो जिंक को Zn से लिखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 से लिखेंगे, जिंक सल्फेट हाइड्रोजन। आइए समीकरण को 1.3 में तीर के निशान के दोनों उनके परमाणु को संख्या की संख्या को तुलना करते हैं। अब इसमें परमाणु की संख्या को तुलना कर रहे हैं। क्या तुलना कर रहे हैं? देखिए, तुलना करने एक जिंक है, देखिए यहाँ पर इतना पर रख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहेगा। और छोटा कर देते हैं थोड़ा ताकि समझ में आ जाए आपको, दोनों दिखे आपको। देखिए तुलना कर रहे हैं, यानी कि तुलना करने के लिए आपको क्या करना होगा? देखिए, तत्व का नाम इधर लिखेंगे, अभिकारकों में परमाणु की संख्या, इधर उत्पाद में परमाणु की संख्या। बात समझ में आ रहा है? ये आपको इस प्रकार से चार्ट बना लेना है। अब तुलना करना है समीकरण को। Zn था, Zn ले लिया, H था, हाइड्रोजन था, H ले लिया, सल्फर था, सल्फर ले लिया, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन ले लिया। यानी कि 4 तत्व थे, चारों तत्व हम लोग ले लिए। इसमें तुलना कर रहे हैं। देखिएगा, 4 तत्व तो चारों तत्व ले लिए। Zn यानी परमाणु संख्या 1 है, अभिकारक में परमाणु की संख्या 1 है। Zn इधर भी देखेंगे, परमाणु की संख्या 1 है, इसमें इधर 1 है। चलिए, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या देखिए, हाइड्रोजन में देखिए 2 है, इधर हाइड्रोजन में 2 है, यहाँ 2 ले लिया। इधर हाइड्रोजन में 2 है, 2 ले लिया। बहुत अच्छा। चलिए सल्फर में चलते हैं। सल्फर यहाँ 1 है, सल्फर 1 ले लिया। इधर सल्फर 1 है, 1 ले लिया। बहुत बढ़िया। चलिए ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। यानी हम तुलना कर लिए, यानी कि हम देख रहे हैं कि दोनों बराबर है। 1 इसमें भी है तो इसमें भी है, 2 इसमें भी तो 2 इसमें, 1 है तो 1 है, यानी 4 है तो 4 है, यानी दोनों और बराबर है। तो हम अब ये कह रहे हैं, देखिए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है। देखिए, दोनों के तरफ अभिकारक में भी तत्वों की जितना संख्या है, उत्पाद में भी तत्वों के परमाणु की संख्या वही सेम है। यानी दोनों, देखो, दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है।
इसको क्या बोलेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। इसको अब निम्न जो नीचे दिया हुआ है, इसको समीकरण को संतुलित करने का अब हम प्रयास कर रहे हैं। क्या है? जैसे देखिए, आयरन है, जल है, आयरन ऑक्साइड, हाइड्रोजन। चरण पहला, इसको आप संतुलित करेंगे, पहला को देखेंगे, यानी आप पहला को समझिए। अब हम निम्न रासायनिक समीकरण संतुलित करने का प्रयास करते हैं। आयरन लिख लिए। तो पहले देखिए क्या करना है, चरण पहला में क्या करना है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। जो सूत्र ये है ना, चारों ओर बॉक्स बना लेना। पहला चरण में क्या है? Fe था तो Fe को देखिए बॉक्स बना लिया। H2O था, H2O को बॉक्स बना लिया। आयरन ऑक्साइड था, आयरन ऑक्साइड को बॉक्स बना लिया। फिर हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को बॉक्स बना लिया। पहले चरण में आपका काम ये है, संतुलित करने का नियम में। चलिए चरण 2 में चलते हैं। अब असंतुलित समीकरण 1.5 में उपस्थित विभिन्न तत्वों को परमाणुओं की संख्या को सूची बना लीजिए। अब देखो 1.5 यही वाला है, इसको आप सूची बना लेते हैं। देखिए तत्व जो है, आयरन था, Fe था, H था, O था। चलिए इधर वाला अभिकारक में परमाणु की संख्या Fe 1 है, H हमारा 2 है, O हमारा 1 है। चलिए उत्पाद में परमाणु की संख्या को देखते हैं। Fe मेरा 3 हो गया, ऑक्सीजन मेरा 4 है, ऑक्सीजन मेरा 4 है। देखो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। अब हम देखेंगे, तुलना करेंगे, दोनों ओर बराबर है तो देख रहे हैं कि इधर 1 है तो इधर 3 है, इधर 2 है तो इधर 2 है, इधर 1 है तो इधर 4 है। यानी हम अपना चरण दूसरा पूरा कर लिए। इस प्रकार से कर लिए, लिख लिए, कुछ नहीं किए। पहले बॉक्स बना लेना है, सभी तत्वों को जितने भी है बारी बारी से अलग अलग बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद तत्वों के परमाणु की संख्या, एक जो अभिकारक में परमाणु की संख्या को अलग लिखेंगे और उत्पाद में परमाणु की संख्या को अलग लिख लेंगे और दोनों को तुलना करेंगे। दोनों को देख ले रहे हैं, दोनों को देखे तो इसमें असमान मिला। देखिए जैसे कि आयरन में 1 इसमें अभिकारक है तो उसमें 3 मिल गया, यानी बराबर नहीं है। अब इसके बाद तीसरा चरण में क्या करना है? तीसरा चरण में चलना है और तीसरा चरण में जा करके क्या करना है उसको देखिए। पहले चरण 3, सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए। यानी सबसे जो अधिक रहेगा परमाणु उसको पहले संतुलित कर लेना है। तो सबसे अधिक इसमें से बताइए कौन है? ऑक्सीजन है। देख रहे हैं ना, ऑक्सीजन जिसमें कि देखिए 4 इसमें उत्पाद में है, इधर 1 है, यानी 4 है। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वो अभिकारक हो या उत्पाद। ये नहीं कहना कि अभिकारक है इधर और इधर उत्पाद है तो उत्पाद वाला में ज़्यादा हो गया तो उत्पाद वाला को नहीं, ऐसा नहीं। यदि अभिकारक में यदि ज़्यादा अधिक रहता तो पहले अधिक इस से स्टार्टिंग करते, कोई दिक्कत कहीं से नहीं है। यानी पहले संतुलित कीजिए, चाहे वो अभिकारक हो या उत्पाद, उसको संतुलित कर लेना है। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। तो तत्व को चुनिए जो उनमें ज़्यादा है। तो तत्व में सबसे ज़्यादा कौन है? ऑक्सीजन का है, जो कि उत्पाद में 4 है। चलिए हमने देख लिया। इस आधार पर हम आयरन ऑक्साइड और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, जबकि बाईं ओर केवल 1 है। देखिए दाईं ओर 4 है और बाईं ओर मेरा 1 है। चलो ठीक है, जबकि बाईं ओर केवल 1 है। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। चलिए देखते हैं ऑक्सीजन के परमाणु प्रारंभ में और संतुलित करने के लिए। प्रारंभ में हमारा H2O था नहीं जी, देखें देखिए H2O था, देख ले रहे हैं, बहुत दिक्कत करता है इन लोग। देखिए इसमें H2O था, ओहो H2O में मेरा देखिए H2O था जिसमें 1 था, इसमें 1 था। देखिए वो 1 था मेरा। इधर देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें 4 था, इसमें 4 था। इसको संतुलित करने के लिए क्या है? यह याद रखना आवश्यक कि परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्व यौगिक के सूत्रों को नहीं बदल सकते। सूत्र को बदलेंगे नहीं। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4 को लिख सकते हैं, इसको 4 इधर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन H2O4 नहीं लिख सकते, इस प्रकार से नहीं लिखना है। यानी बगल में H2O है ना,
तो 4 बैठाना है तो 4 यहाँ नहीं बैठाएंगे, इसको क्या करना पड़ेगा, बगल में बैठा सकते हैं, यानी 4 ऐसे 4H2O हम बैठा सकते हैं। देखिए ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या H2O4 नहीं, ऐसा लिखना नहीं है आपको। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार होगा। अब संतुलित समीकरण लास्ट में अब देख लेना है। जैसे कि आयरन था, H2O था, ये था, ये था, आंशिक रूप से संतुलित हो गया। कैसे हो गया, इधर 4 बैठा दिए। जैसे 4 बैठाने से क्या होगा, आयरन 1 है मेरा, तो देखिए आयरन हमारा इधर 3 गो हो गया, तो आयरन 3 गो है तो संतुलित हो गया नहीं। पहले मैंने कहा था क्या कि पहले ऑक्सीजन को हम संतुलित करेंगे। किसको संतुलित करेंगे, जिसका सबसे ज़्यादा अधिक 4 था, ऑक्सीजन का था, तो ऑक्सीजन को पहले देखेंगे। पहले तो आयरन है, इसमें आयरन को हमको जिक्र नहीं करना है, H2O को जिक्र करना है, यानी कि O का जिक्र करना है। इधर मेरा O 4 हो गया, अब कितना वो हो गया 4, इधर मेरा कितना है O 4, यानी ऑक्सीजन 4 मेरा, यानी हम कहेंगे कि ऑक्सीजन का हमारा समीकरण संतुलित हो गया। अब आगे चलते हैं क्या, चरण 4 में Fe तथा H परमाणु अब भी संतुलित नहीं है, यानी कि आयरन और हाइड्रोजन अब संतुलित नहीं है। देखिए आयरन 1 है, इधर आयरन 3 है, तो संतुलित क्या है, नहीं है। इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब एक तत्व को चुनेंगे, या तो आयरन को चुन लेंगे या तो हाइड्रोजन को चुन लेंगे। चलिए अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन को अब हम संतुलित करेंगे। यानी 2 इधर है, 4 दूना के 8 हाइड्रोजन इधर है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 ही है। यानी कि हम अब समझ रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन, यानी कि दाईं ओर हाइड्रोजन इधर है, अणु की संख्या को 4 कर देते हैं, यानी कि इधर अणु की संख्या 4 कर देते हैं। तो 4 दूना का कितना हो गया 8 हो गया। चलिए यहाँ हम नहीं बताएंगे क्योंकि आगे बताया हुआ होगा, ठीक है। अब इसको हम संतुलित करेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे, देखिए आयरन तथा हाइड्रोजन अब भी संतुलित नहीं है, इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। चलिए हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं। देखिए प्रारंभ में हाइड्रोजन था, देखिए अभिकारक में देखिए 4H2O ऐसे था, इसमें अब हम लास्ट में लगा दिए उत्पाद में, टोटल 4 दूना के 8 हो गया था। अब उत्पाद में देखिएगा इसमें 2 है, 2 और इसमें 2, यानी 2 चौका का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर समझिए पहले समीकरण अब इस प्रकार होगा, Fe 4H2O यहाँ तक था, Fe3 अब इसमें 4 बिठा दिया, कितना बिठा दिया तो 4 दूना का कितना हो गया 8 हो गया, और इसमें कितना हो गया 4 दूना के 8 हो गया। अब चलिए देखते हैं चरण 5, ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक असंतुलित है। तीसरा तत्व अब कौन है, देखिए आयरन अभी 3 है, अरे तो आयरन 1 इधर 3 है, अभी भी संतुलित नहीं है। अब हम कह सकते हैं, आप पाएंगे केवल लोहा की ही एक तत्व है जिसे संतुलित करना शेष है। मैंने लोहा का सूत्र आयरन होता है, Fe होता है, अब लोहा के ही चुनना बाकी था। तो चलिए अब लोहा को देख लेते हैं। लोहे के आयरन के परमाणु प्रारंभ में था Fe में, और उत्पाद में ऐसे था कि नहीं था। इसमें 3 से गुना कर देंगे, 3 इधर था तो 3 से गुना कर देंगे इसमें, अरे मैंने 3 बैठा देंगे, 3 गो अणु संख्या हो जाएगा। तो Fe को संतुलित करने के लिए बाईं ओर हम Fe के 3 परमाणु लेते हैं, यानी 3 परमाणु ले लिया, तो 3 परमाणु ले लेंगे, इधर भी 3 कुछ नहीं, अब 3 Fe हो गया, 3 Fe इधर भी हो गया, 4 दूना 8 हो गया, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन के 1, अरे ऑक्सीजन के 4, इधर भी ऑक्सीजन के 4, 4 दूना 8 हो गया। यानी कि चरण 6 अंत में इस संतुलित समीकरण जांच के लिए हम समीकरण के दोनों ओर के तत्व परमाणु की संख्या के परिकलन करते हैं। अब इस प्रकार से समीकरण लास्ट में हमारा प्राप्त होता है। जैसे Fe में 3 बैठा दिए, 4H2O हो गया, Fe3O4 हो गया, 4H2O हो गया। अब संतुलित है कि नहीं, देखिए 3 Fe, इधर भी 3 Fe, देखिए 4 दूना 8, 4 दूना 8, अब O है 4, देखो O लगा हुआ 4, तो ये 4, अरे O 4। अब समीकरण संतुलित हो गया। चलिए समीकरण 1.9, ये देखिए 9, देखो संतुलित समीकरण में दोनों ओर के तत्व परमाणु संख्या बराबर है। अब दोनों ओर बराबर देख लिया, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। देखो दोनों ओर अगर परमाणु संख्या बराबर हो जाए तो हम कहेंगे क्या, संतुलित समीकरण।
रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के इस विधि को हीट एंड ट्रॉयल विधि कहते हैं। जब संतुलित कर लें तो इसी विधि को क्या कहते हैं? हीट एंड ट्रॉयल विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट एंड ट्रॉयल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं सातवां चरण। सातवां चरण में क्या है कि चरण भौतिक अवस्था को संकेत लिखना है। अब देखिए वो तो संतुलित हो गया, लेकिन भौतिक अवस्था को अब इसको संकेत लिखेंगे। अब भौतिक अवस्था क्या होता है उसको भी बता रहे हैं। बहुत डिस्टर्ब कॉल होने से हो जाता है। चलिए क्षमा चाहते हैं, कुछ वीडियो डिस्टर्ब हुआ है इसमें। चलिए उसमें रासायनिक समीकरण में जो संतुलित समीकरण था उसमें जो है कि भौतिक अवस्था के बारे में नहीं था, अवस्था को कोई जानकारी नहीं था। रासायनिक समीकरण को अधिक सुविधापूर्ण बनाने के लिए अभिकारक तथा उत्पादक को रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। यानी कि जब संतुलित समीकरण हो जाने के बाद उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अब क्या है, अभिकारकों तथा उत्पादों को गैस, देखो अभिकारक हो या तो उत्पाद हो उससे दिक्कत नहीं है कि गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्था को क्रमशः गैस G से, द्रव लिक्विड L से, जलीय एक्वायर और ठोस सॉलिड S से दर्शाया जाता है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम कहेंगे AQ से लिखते हैं इसको। जल में जैसे कि उपस्थित होते हैं, जैसे कि अभिकारक या उत्पाद जल में घोल के रूप में जब होता है उपस्थित तो हम AQ लिखते हैं उसको। अब संतुलित समीकरण 1.9 इस प्रकार था। A भी 3 गो था, ऐसा E लगा हुआ नहीं था, S नहीं लगा था, G नहीं लगा था, S नहीं लगा था, G नहीं लगा था ना। तो भौतिक अवस्था आप समझ में आ गया होगा भौतिक अवस्था क्या होता है। जैसे गैस, द्रव, जलीय, ठोस लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, जरूरी होता है, तभी भौतिक अवस्था में पता चलेगा। जैसे में देखिए क्या है, आयरन, आयरन कैसा होता है? ठोस होता है, अरे सॉलिड होता है, जानिए रहे हैं आप। हाइड्रोजन गैस, जो गैस है ये है, आप तो जान ही रहे हैं। और आयरन ऑक्साइड यानी कि ये जो सॉलिड होता है, ठोस होता है। H2 हाइड्रोजन गैस होता है। तो आपको इसमें भौतिक अवस्था लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए समीकरण 1.10, यहाँ देखिए 1.10 देखिए ध्यान दीजिए समीकरण 1.10 में देखिए 1.10 में H2O के साथ G चिन्ह का उपयोग किया गया है। देखो H2O के साथ ये जल ना है जे, लेकिन G लिखा हुआ है, लग रहा है ना, किया गया है। यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। ये क्या के रूप में किया है? भाप के रूप में गया है। भाप क्या होता है? गैस होता है, इसलिए किया गया ना, रूप में किया गया है। प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि यह आवश्यक न हो। हाँ, अब आगे चलते हैं। न हो, क्षमा चाहते हैं, बहुत सारा फ़ोन के चलते बड़ा दिक्कत हो रहा है। प्रयोग एवं निष्कर्ष, उसका 1.1 का प्रयोग देखते हैं ना। प्रयोग का निष्कर्ष क्या है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलता है तो यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। ये बात सही है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन जला था तो क्या निर्माण किया था? मैग्नीशियम ऑक्साइड का और निर्माण करता है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें ऊर्जा के प्रकाश ऊष्मा के रूप में निकलते हैं। इस प्रयोग से हम यह भी देखा जा सकता है कि मैग्नीशियम एक प्रतिक्रियाशील धातु है और ऑक्सीजन के साथ
जल्दी से अभिक्रिया करता है। अब जो है इसमें देखिए प्रश्न जो बनता है, रिबन जलाने पर क्या दिखाई देता है? जो पदार्थ बना है उसका रंग क्या होता है? बना हुआ पदार्थ क्या है? देखिए रिबन जलने पर चमकीली सफ़ेद रोशनी निकलती है। ये तो आपको बताया गया था, सफ़ेद लौ के साथ जलता है। अच्छा, जो पदार्थ बनता है उसका रंग क्या हो जाता है? तो बना हुआ पदार्थ सफ़ेद रंग का हो जाता है। वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब अभिक्रिया कराते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो चूर्ण होता है कैसा रंग का होता है? तो सफ़ेद रंग का होता है। फिर बना हुआ पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड, अच्छा बना हुआ पदार्थ क्या है? तो बना हुआ पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgO है ना। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा है, आप लोग वीडियो में बने रहे। क्रियाकलाप 1.2 था। देखिए क्रियाकलाप 1.2 में क्या था कि एक प्रखंड में लेड सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। आपने क्या परीक्षण किया था ना? देखिए लेड नाइट्रेट है और लेड आयोडाइड है, ये दोनों का घोल मिला दिया गया है। क्या मिला हुआ है देखिए। अच्छा, व्याख्या में जो है, देखिए व्याख्या में क्या है कि जब लेड नाइट्रेट को घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाया जाता है, मैंने लेड नाइट्रेट है इसमें, लेड नाइट्रेट है इसमें और इसमें पोटेशियम आयोडाइड है, और ये दोनों को मिला दिया। तो देखिए मिलाया तो पीले रंग का ठोस पदार्थ बनता है। ये कौन सा रंग का है? देखिए पीले रंग का ठोस पदार्थ बनता है। इसको और इसको जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया तो कैसा रंग मिला? पीले रंग का ठोस पदार्थ बनता है। ठीक है, यह ठोस पदार्थ लेड आयोडाइड है, इसको बोलते हैं क्या? लेड आयोडाइड बना। ये क्या बना? लेड आयोडाइड बना। इस अभिक्रिया में 2 बिलियन मिलकर एक नया ठोस पदार्थ बनाते हैं, यानी 2 बिलियन मिल करके 1 बिलियन ये और 1 बिलियन मिल के ये और दोनों मिला के क्या हो गया? ठोस बन गया। ठीक है, इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या होगा? जैसे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड को मिलाएं तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बना। ठीक है, बहुत अच्छा है। अब प्रश्न उत्तर इसका क्या आया? देखिए क्रियाकलाप वो उसका प्रश्न क्या आता है, कह रहा है कि प्रश्न 1 क्रियाकलाप 1.2 कौन कौन से घोल लिए जाते थे? तो कौन कौन घोल लिया हुआ था? हाँ, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड लिया हुआ था। ठीक है, अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? तो अब यह क्रिया करने पर पीले रंग का अवक्षेप बनता है। पीले रंग का अवक्षेप आपको दिखाए थे ना। ठीक है, प्रश्न 3 है बने हुए पदार्थ का नाम क्या है? हाँ, तब बना जो पदार्थ वो बना लेड आयोडाइड, उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेड आयोडाइड बोलते हैं। प्रश्न 4 था कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया हुआ है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया हुआ है। किस प्रकार का अभिक्रिया हुआ है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया हुआ है। फिर प्रश्न 5 कि रासायनिक समीकरण लिखिए। तो लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम को आयोडाइड था, तो इसमें लेड आयोडाइड बना और पोटेशियम नाइट्रेट बना, इसमें जो बना। ठीक है, बहुत अच्छा। अब चलिए अगला है कि प्रेक्षण क्या होता है? तब प्रेक्षण यही होता है कि पीला ठोस पदार्थ बनता है। ठीक है, अभिकारक कौन है? तो अभिकारक जो होता है बाईं ओर होता है। तो लेड नाइट्रेट था और पोटेशियम आयोडाइड था। अरे अभी जो थे ना, ये दिखाए थे ना, इधर वाला जो को अभिकारक होता है, तो एक लेड नाइट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड है, तो वही वाला तो लिखना था। ये देखिए कौन है अभिकारक, कौन है? तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम। उत्पाद कौन है? तो इधर वाला दाएं तरफ वाला था, पोटेशियम लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। देखिए लेड नाइट्रेट है कि पोटेशियम नाइट्रेट, तो अभिकारक और उत्पाद भी समझते चलना। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे है 1.3 क्रियाकलाप। देखिए 1.3 क्रियाकलाप वाला जो था, मैंने बोला था कि सभी को मैं समझाऊंगा बारीकी से, अब व्याख्या करके भी बताऊंगा क्या होता है, कैसे होता है। आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्रियाकलाप देखिए, क्रियाकलाप 1.3 एक शंक्वाकार फ्लास्क या प्रणाली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। तीसरा में था ना दानेदार जिंक, देखो लिया हुआ है। ठीक है, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या देखिए बन रहा है ना, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला देंगे यहाँ। ठीक है, 1.2 में चित्र में दिखाया गया है। सावधानी, अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। जो अम्ल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको सावधानी से करना है। ठीक है,
क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है? जो जस्ता के आसपास में जो दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखिए यही वाला मिलाने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं जस्ता क्या हो रहा है, देख रहे हैं ना, अभी नहीं समझ में आ रहा। चलिए देखिए, शंक्वाकार फ्लास्क के प्रणाली को आसपास कीजिए। इसको शंक्वाकार फ्लास्क को इसको आसपास करना है, यानी कि छूना है। छू रहा है, क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ? इसका तापमान में कोई हीट बने परिवर्तन हुआ या ना हुआ? इसको देखिए आप, इसका व्याख्या जो है, हाँ हुआ होगा, जरूर हुआ होगा। अब जिंक दाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है तो जिंक अम्ल से क्रिया कर लेता है। जो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया तो अम्ल है, तो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लिया, कौन? जिंक कर लिया। इस क्रिया में गैस को बुलबुले निकलते हैं और यह गैस हाइड्रोजन होती है। देखो बुलबुला बन गया है, देखो देखिए, यही जो है अम्ल मिलाने से गैस के बुलबुला बन गया है, देख रहे हैं ना, बुलबुला बन गया है। तो यही बोल रहा है, बुलबुले निकलते हैं, गैस हाइड्रोजन होती है। गैस जो निकल रहा है क्या हो रहा है? हाइड्रोजन हो रही है। फ्लास्क को छूने पर गर्म महसूस होगा। फ्लास्क को छुएंगे तो कैसा महसूस होगा? गर्म महसूस होगा। इसका अर्थ है कि अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे? जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जित हो रहा है। यानी अगर जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाएंगे तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ। इसका प्रश्न अब उत्तर देख लेंगे। अब क्या है प्रश्न उत्तर में? कह रहा है कि क्रियाकलाप 1.3 में कौन सी धातु ली जाती है? तो कौन सी धातु लिया गया था? जिंक लिया गया था, यानी जिंक मिस जस्ता होता है, जिंक को लिया गया था। कौन सा अम्ल लिया जाता है? तो अम्ल तो दो को लिया गया था, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, एक सल्फ्यूरिक अम्ल था। समझ में आ रहा है ना? फिर है कह रहा है कि क्या दिखाई देता है? तो गैस के बुलबुले दिखाई देता है। ठीक है, कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। चलिए प्रश्न 5 में, फ्लास्क को छूने पर क्या महसूस होता है? तो हाँ, फ्लास्क को छुएंगे तो गर्म महसूस होता है। कैसा गर्म होता है? गर्म महसूस। फ्लास्क को छुआ था तो कैसा महसूस हुआ? ये आपको गर्म महसूस हुआ। आपको ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बन करके होता है। ये आपको जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब अभिक्रिया कराए थे तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जैसे बन करके हो रहा था। और जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण होता है। इसको सावधानी से, अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से करना है। ठीक है, जिंक के आसपास गैस के बुलबुले बनते हैं, फ्लास्क को छूने पर गर्म लगता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार से फिर से नए वीडियो लेकर के आएँ। चलिए प्रश्न 6 है। अब क्या है? ये बोल रहा है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया कहलाता है। कौन सा अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्रश्न 7 समीकरण को लिखिए। तो जिंक का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो ऊपर में लिखा हुआ था, देख लिए होंगे। अभिकारक कौन है? तो एगो जिंक था, एगो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था। अरे इधर वाला समीकरण को समझ में आ रहा है ना जी? देखिए, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, इधर वाला का अभिकारक बोलते हैं, इधर वाला का उत्पाद बोलते हैं। तो अभिकार जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये लिख लिए। अभिकारक कौन है? तो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। उत्पाद कौन है? तो इधर वाला उत्पाद है। देखिए जिंक क्लोराइड और H2 है। अब समझ में आ रहा है ना? ताप क्यों बढ़ता है? क्योंकि ऊष्मा निकलता है। अगर ऊष्मा निकलेगा तो ताप तो बढ़ेगा ही। चलिए बहुत अच्छा, अब चलते हैं और प्रश्न है। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। आपको अगर ये आ रहा होगा कि नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप क्वेश्चन को इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको बोला है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अब देखिए स्क्रीनशॉट में और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। स्क्रीनशॉट में आप लोग को अच्छा नहीं आएगा, काजन हो सकता है। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? उत्तर वह प्रक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ बदलकर नए पदार्थ बनाते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। नहीं, वह प्रक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ मतलब मिल करके, माने दो पदार्थ रहेगा, दो पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बनता है निर्माण, तो उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या लिखिए? तो रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या होता है? रंग में परिवर्तन हो जाता है, गैस निकलना, ताप में परिवर्तन, अवक्षेप बनना, अवस्था परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है। आ रहा समझ में?
यानी कोई पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या है, तो रंग परिवर्तन हो जाता है, गैस निकलता है, ताप बनता है, ताप में परिवर्तन हो जाता है, अक्षेप बनता है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अभिकारक क्या है, हाँ अभिकारक तुरंत बताए थे ना। तो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं, माने इधर बदला इधर, जो दो अगर मिल गया भाग बन गया, जैसे में कि एगो मैग्नीशियम था एगो ऑक्सीजन था ना, तो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। इधर वाला को अभिकारक, इधर वाला क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। बहुत बढ़िया। उत्पाद क्या है, तो अभिक्रिया के बाद बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड में Mg और प्लस में O था, O2 था, दोनों का MgO बनल था, एक MgO है इस जगह, ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है भाई, तो रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों द्वारा लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। और रासायनिक समीकरण समझ में नहीं आया जी, रासायनिक अभिक्रिया को संकेत में लिखेंगे और सूत्रों द्वारा लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा। देखिए शब्द समीकरण क्या है, उत्तर में अभिक्रिया को शब्दों में लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। अगर अभिक्रिया को उसी को शब्द में लिखेंगे तो उसी को क्या कहलाएगा, शब्द समीकरण कहलाएगा। कंकाल समीकरण किसको कहते हैं, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाल समीकरण कहते हैं। जो कि दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या बराबर नहीं होता है तो कंकाल उसको बोलते हैं, कंकाल समीकरण है। आठवां में देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो जिसमें दोनों ओर परमाणु की संख्या बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। आपको क्लियर हो रहा होगा तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, 8 के बाद अब चलिए 9 यहाँ पर है ना। 9 में समीकरण संतुलित क्यों कहते हैं, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण से करते हैं। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम है कि दोनों तरफ द्रव्यमान जो है बराबर होना चाहिए, विकारक में और उत्पाद में भी। चलिए ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो अभिक्रिया में कुछ द्रव्यमान स्थिर रहता है। ठीक है, बहुत अच्छा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड में अभिकारक कौन है, अब अच्छा बताओ तो इसमें अभिकारक तो आप लोग एकदम बहुत से बढ़िया से बताएंगे। अभिकारक कौन है, अरे Mg+O2 और Mg में अभिकारक कौन है, तो इधर वाला को अभिकारक बोलते हैं, इधर वाला को उत्पाद बोलते हैं। तो Mg+O2 होगा, Mg और O2 होगा। बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। चलिए 12 में कि MgO में उत्पाद कौन है, तो इधर वाला अभिकारक तो इधर वाला उत्पाद यानी कि MgO है। ठीक है, जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को जिंक सल्फेट और H2 में अभिकारक लिखिए, तो अभिकारक ये वाला है, ये वाला लिख दिए। जिंक सल्फेट इतना में कौन सा उत्पाद लिखिए, इधर वाला उत्पाद होता है, इधर उत्पाद लिख दिया। बात समझ में आ रहा ना, यानी एस का अर्थ क्या होता है, तो बताए अभी तुरंत भौतिक अवस्था वाला बताए थे ना। हाँ भौतिक अवस्था में बताए थे आपको। एस का अर्थ क्या होता है, तो ठोस होता है, सॉलिड होता है। एल का अर्थ क्या होता है, लिक्विड होता है, द्रव होता है। जी का अर्थ क्या होता है, गैस होता है। ठीक है, ए क्यू का अर्थ क्या होता है, जलीय विलयन होता है। रासायनिक समीकरण में तीर का निशान क्या अर्थ क्या है, तो अभिकारक से उत्पाद बनना का, अभिकारक से उत्पाद बनना। तीर का निशान का अर्थ क्या होता है, अभिकारक से उत्पाद बनना। आगे चलिए देखते हैं, बहुत दिक्कत कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, समीकरण में प्लस का अर्थ क्या होता है, तो उसमें और या तो मिलकर वो उस जगह बोलेंगे। संतुलित करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, तो दोनों ओर परमाणु बराबर हो है कि नहीं है वो देखना चाहिए। संतुलन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि दोनों ओर जो परमाणु संख्या बराबर हुआ है या ना हुआ है उसको बराबर। आयरन प्लस H2O में Fe और H2 को संतुलित करें। अब इसको संतुलित करना है, देखिए तो संतुलित कर देना है। Fe 1 है, इधर 3 है, तो 3 वो उस टाइम भी बताया गया है। 3 Fe 4 H2O Fe3O4 दोनों तरफ बराबर करके बताया गया था ना। चरण नंबर 6-7 तक गया था, ध्यान दीजिए। आपको संतुलित समीकरण का महत्व क्या है, तो सही अभिक्रिया को दिखाता है। संतुलित समीकरण का महत्व क्या होता है, सभी अभिक्रिया को दिखाता है। अवस्था लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि पदार्थ की स्थिति बताने के लिए, पदार्थ कैसा किस स्थिति में, सॉलिड है, गैस है, द्रव है, गैस है मतलब या जलीय है, उसको दिखाने के लिए। ठीक है, अवक्षेप क्या होता है भाई, तो अघुलनशील ठोस जो बनता है, अघुलनशील मतलब जो घुलता नहीं है उसको क्या बोलेंगे, अवक्षेप क्या होता है, तो अघुलनशील ठोस जो बनता है उसी को अवक्षेप बनते हैं। ताप परिवर्तन किसका संकेत है, रासायनिक अभिक्रिया का संकेत है। रंग परिवर्तन किसका है, तो रासायनिक अभिक्रिया का ही है। यानी 27 के बाद
28 चलिए यहाँ से है। गैस निकलना है, क्या दर्शाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया क्या दर्शाता है? सब समीकरण का उदाहरण लिखिए। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, यानी सब समीकरण में लिख दिए। रासायनिक समीकरण का उदाहरण लिखिए, तो जिंक प्लस, देखिए रासायनिक समीकरण में हो गया सूत्र वाला। आगे समझ में? बहुत ही अच्छा। आप लोग इसी प्रकार से बने रहिए। बहुत ही आपका एक लाइक कमेंट शेयर जो है बहुत ही एनर्जी मिलता है हम लोगों को। तो आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। और एक जो पानी जो पी ले रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा लेकिन एक कर से ही बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, या तो कुछ ही हो जाए। मैं पास कराने के लिए डायरेक्ट एग्ज़ाम में बैठे वैसा नहीं, आपको नॉलेज जानकारी प्राप्त करना है ताकि आप लोग भी इसी प्रकार से कहीं काम सेट हो जाए। और ये शॉर्ट में समीकरण शॉर्ट में नोट दे देते हैं लोगों को और समझ में आता नहीं है। शॉर्ट में अपना मेहनत से मैं बनाया हूँ ताकि लगे समझ में, जो एक भी पॉइंट छूटे ना। मैं अपना खुद का पहले नोट बनाता, इसके बाद मैं पढ़ाता। बताइए कितना मेहनत होगा। तो आप लोग को इस मेहनत को जब पास करना है तो आप लोग को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। अब देखिए पेज संख्या 6 का प्रश्न उत्तर था, ऊपर वाला में जो है उस टाइम बताए नहीं थे, उसको प्रश्न उत्तर को देखेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि छोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं। प्रश्न हो या शब्द हो, वाक्य उसका सब मैं समझाऊंगा। इसका नोट जो मैं तैयार किया हूँ बहुत ही सावधानी से किए ताकि बच्चे को समझ में आ जाए। चलिए पेज संख्या 6 जो था, 6 में आप लोग साइंस निकालेंगे। ऊपर में मैंने दिखा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। अब पेज संख्या 6 में क्वेश्चन क्या है, देखिए। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? यानी कि क्रियाकलाप 1.1 में बताया गया था ना, क्यों किया जाता है दोस्तों? अब बताइए। उत्तर है कि मैग्नीशियम रिबन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड पर परत जम जाती है। और हाँ, मैग्नीशियम रिबन पर परत चढ़ जाता है, यह परत जलने में बाधा डालती है, इसलिए रिबन को साफ किया जाता है। अवकाश से रेगमाल से रगड़ करके साफ किया जाता है, क्योंकि बाधा जलने से उसको बाधा उत्पन्न होता है। ठीक है, प्रश्न का जवाब मिल गया। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। अब संतुलित समीकरण लिखना है, देखिए हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दिए, क्लोरीन था तो क्लोरीन लिख दिए, हाइड्रोजन क्लोराइड था तो क्लोराइड लिख दिए। अब संतुलित करना था तो देखिए ये अपना से 2 बाद में लगाया हुआ ना। हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 हो गया, क्लोरीन इधर 2, इधर भी क्लोरीन 2, यानी कि समीकरण जो है संतुलित हो गया। ठीक है, आगे आप देखिएगा, आगे आप समझिएगा। देखिए बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। देखिए पहले ये था, इतना था, पहले ये समझ लीजिएगा ना। आपको बताया गया है ना कि जब भी है तो आपको बॉक्स बना लेना है, जो बॉक्स बना लेना है। ये देखिए इस प्रकार से तो पहले था। तो इसमें देखेंगे कि बेरियम जो है 1, Ba1 इधर कितना है, 1 बराबर था। क्लोरीन 2 था, इधर क्लोरीन 3 था। सल्फर इधर 3 था, सल्फर इधर 1 था। ऑक्सीजन 12 था, ऑक्सीजन 4 था। यानी सबसे पहले ऑक्सीजन की परमाणु संख्या ज़्यादा था, तो इसमें परमाणु संख्या को पहले उसको संतुलित करेंगे। तो इसमें 4 था तो इसमें 3 लगा दिए, 4 तिया 12, यानी 12 हो जाएगा। इसमें देखिए 4 तिया 12, इसमें भी ऑक्सीजन हो गया। अब इधर 3 लगाए, बेरियम जो है 3 है, इधर भी बेरियम 3 है। एल्युमिनियम 2 है, यानी कि एल्युमिनियम 2 है। आपको सभी बराबर हो गए, यानी संतुलित हो गया। और अगर संतुलित वाला समीकरण को और बारीकी से समझना है तो फिर से मैंने एक वीडियो शॉर्ट में बनाया है, जो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। ठीक है, और बढ़िया समझा दे रहे हैं। सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। सोडियम को Na से लिखेंगे, जल को H2O से लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लिखेंगे और हाइड्रोजन को H2 से लिखेंगे। इस पर संतुलित है कि नहीं है? नहीं संतुलित है, इसीलिए 2 लगाया हुआ है, इसमें 2 लगाया हुआ है, इसमें 2 लगाया हुआ है, यानी दोनों तरफ बराबर कर लेते हैं। बताया गया है
बराबर करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए अवस्था संकेतों के साथ संतुलित समीकरण लिखिए। अब ये अवस्था के साथ समीकरण लिखना है, जो कि ठोस है कि द्रव है कि गैस है कि जलीय है, उसको अवस्था के साथ लिखना है। जैसे कि यह बेरियम क्लोराइड था ना, ये बेरियम क्लोराइड, इसमें एल्युमिनियम सल्फेट है, इसमें सोडियम सल्फेट है। इसमें बेरियम सल्फेट था तो सोडियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट बना। तो देखिए इसमें जो है बेरियम क्लोराइड जो है मिला हुआ जल के साथ, इसलिए जलीय हो गया। सोडियम सल्फेट सोडियम सल्फेट इसमें भी जल के साथ मिला हुआ था, जलीय हो गया। सोडियम क्लोराइड इसमें भी है, और इसमें बेरियम सल्फेट होता है, सॉलिड होता है, एस लिख दिए, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, नोट करना होगा, स्क्रीनशॉट लेना ना मत भूलिएगा। दूसरा में है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड प्लस जल, ये दोनों को देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड जल है। इसमें जल है तो लिक्विड है, द्रव है। सोडियम क्लोराइड जलीय है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जलीय है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय है। चलिए बहुत बढ़िया। और भौतिक अवस्था भी हम लिख लिए, अभिक्रिया के लिए अवस्था संकेत भी लिख दिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 ही क्वेश्चन था। अब अगला है जो हम लोग टॉपिक लेक्चर वाइज पढ़े थे उसका है। इसके बाद हम लोग आते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कितने प्रकार से होता है अभिक्रिया, इसमें देखेंगे। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं, यानी कि 9 में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं भाई, कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। यानी हम पढ़े हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर हो जाता है, अगर मिश्रण करेंगे तो न परमाणु उसको बाहर जाएगा, और न ही बराबर बाहर से मिश्रण में आता है, न बाहर से मिश्रण में जाएगा, न मिश्रण से बाहर में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वास्तव में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध के टूटने और जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। यानी परमाणु के आपसी आबंध के टूटने या जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। परमाणु के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्याय 3 तथा 4 में और बढ़िया से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। ये आबंध के बारे में आपको 3 और 4 चैप्टर में आपको और अच्छी से जानकारी प्राप्त होगा। संयोजन अभिक्रिया माने रासायनिक अभिक्रिया के कौन सा प्रकार, तो पहला संयोजन अभिक्रिया आया। कौन सा अभिक्रिया आया, संयोजन अभिक्रिया आया। संयोजन अभिक्रिया क्रियाकलाप 1.4, एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए। क्या लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड ले लेना है, तथा बुझा हुआ चूना लीजिए, तथा एक बुझा हुआ चूना लेना है। क्या लेना है, बुझा हुआ चूना। ये बुझा हुआ चूना क्या होता है भाई, देखे हैं लॉन्ग वीडियो होते जा रहा है। देखिए सर, इसमें एक ले रहा है बीकर, थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए, इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। अब बीकर को आसपास कीजिए, देखिए इसमें है कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें लिया हुआ है, जल मिलाया हुआ है, बीकर है और इसको छूना है, ठीक है। क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ, हाँ अरे हुआ, तो देखेंगे इसमें कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अधिक अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। जैसे देखो कैल्शियम ऑक्साइड ठोस है जिसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। आप लोग देखे होंगे बिना बुझा हुआ चूना, अभी तो समझ में नहीं आ रहा कि बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है भाई, आए कोई जलता है क्या, हाँ बिना बुझा हुआ चूना समझिएगा, जल है। इसके जब दोनों को अभिक्रिया कराएं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो है कि बुझा हुआ चूना इसको प्राप्त हुआ, प्लस में ऊष्मा प्राप्त हुआ, ठीक है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर के क्या चीज़ का निर्माण किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया, यानी बुझा हुआ चूना का निर्माण किया। यही बोला कि इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद माने एक उत्पाद माने 2 या 2 से अधिक उत्पाद मिलकर के एक उत्पाद बनाया। 2 का था इधर, एक बिना बुझा हुआ चूना था, एक जल था, और दोनों मिलकर के एक का निर्माण किया, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, इधर अभिकारक 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद माने एक का उत्पाद
का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आपको क्लियर हो गया? यानी संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? यह दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का, एकल पदार्थ का उत्पाद करता है, उसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आ गया क्लियर? अच्छा देखिए आप, ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुआ चूना के विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है। यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना ये है, इसको कहाँ उपयोग किया जाता है? उपयोग दीवार का सफेदी करने के लिए। हाँ, अब समझ में आ गया होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड माने कि बुझा हुआ चूना क्या होता है। आप बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना आप लोग को घर को सफेदी कराते हैं, लाते होंगे चूना को, बिना बुझा हुआ चूना कहेंगे, ठीक है। और जो सफेदी कर लेते हैं बाद में, जो घोल करके जल में मिला करके घोल के मिला देते हैं, सफेदी करते हैं, तो बुझा हुआ चूना कहलाएगा। उसका सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। यानी बुझा हुआ चूना, यानी कि सफेदी जब करते हैं, जब लिपते जैसे बोलते हैं, कहते हैं, तो उसको बुझा हुआ चूना बोलेंगे। और जो बाजार से मार्केट से लाते हैं, बिना बुझा हुआ चूना लाते हैं और जल मिला करके इसको लिपते हैं ना, तो वही बताना है कि इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड माने कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना ना, बिना बुझा हुआ चूना, तथा जल मिलकर, यानी कि जल मिलकर, अरे यहाँ ना पढ़ा दे, देखो निर्मित बुझे हुए चूना माने निर्मित जो बुझे हुए चूना विलयन का उपयोग दीवार का सफेदी करने के लिए किया जाता है। इसको दीवार का सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित, ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसको उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, अब जब इसमें जब हम लिप देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड सब गैस भरा हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। देखिए उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके, धीरे एकदम स्लो धीमा करता है गति करके, दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है, जो देखते होंगे लिपने के बाद एक परत पापड़ा जैसा बन जाता है, देखे है ना, तो पतली परत बना देता है। सफेदी करने के लिए 2-3 दिन बाद, मैंने सफेदी लिपने के बाद 2-3 दिन के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। यानी 2-3 दिन के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है, उसी को दीवार पर चमक जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यानी संगमरमर पत्थर जो देखे होंगे उसका भी सूत्र वही होता है, और इसको दीवार पर सफेदी कराते हैं और कुछ दिन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ जो है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और वो पापड़ जैसा मोटी परत चढ़ जाता है, तो उसी को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। और उसको रोचक बात यह है कि संगमरमर पत्थर का भी सूत्र वही होता है, और जब सफेदी कराते हैं कुछ दिन के बाद छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो परत बनाता है उसका भी सूत्र यही होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। चलिए इसको देखते हैं सूत्र। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएं, जो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोक्साइड जो है उसमें बन जाता है। तो आपको यहाँ तक हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में बहुत अच्छी तरह से आ रहा होगा कि इसमें दीवार आ जाती है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र यही होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को पढ़ना था, यहाँ से आपको चर्चा करना है कि आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण पर चर्चा करते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं अब समझ में आ गया होगा। यानी कि कार्बन है ऑक्सीजन है, दोनों मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कोयले का दहन हुआ ऑक्सीजन के साथ ही क्या हुआ, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुआ। तो रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण है, देख रहे होंगे आप लोग। फिर दूसरा है कि हाइड्रोजन गैस है ऑक्सीजन गैस मिल करके दूसरा जो संयोजन अभिक्रिया करके ये जल का निर्माण किया, यानी लिक्विड बना, ठीक है, गैस गैस मिलकर लिक्विड बना। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया आप लोग को याद हो गया है, यहाँ देखिए आप बोलना होगा, जब दो या दो से, क्या बोलना होगा संयोजन अभिक्रिया में, याद करना है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक जिसको मिले बोलेंगे संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है। देखिए 1-2 मिल करके एक उत्पाद बनाया है, तो वही बोलेंगे एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। क्रियाकलाप 1.4 में हमने यह भी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई, यानी अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगा तो इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। ऊष्मा जब अगर निकलेगा तो हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, माने उत्पाद जैसा है ना उत्पाद, इसमें अगर जो ऊष्मा इधर प्राप्त होगा, अगर ऊष्मा अगर प्राप्त होगा, गर्म हीट होगा,
तो इसको क्या बोलेंगे, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिस अभिक्रिया में उत्पाद दिन अगर ऊष्मा उत्पन्न होता है तो हम उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का कुछ अन्य उदाहरण है, प्राकृतिक गैस का दहन जैसे हो गया, प्राकृतिक गैस का उदाहरण जैसे मीथेन गैस है, ऑक्सीजन के साथ दहन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुआ है, एक देखिए गैस भाप के रूप में H2O मिला और एक ऊर्जा बना, तो ऊष्मा तो उत्पन्न होगा ही। क्या आप जानते हैं, लिखा हुआ कि क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जो सांस जो लेते हैं छोड़ते हैं, क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो हाँ देखिए, हाँ इसमें महसूस होगा, गर्म हीट महसूस होता होगा, देख रहे होंगे। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो हाँ हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए हमको क्या की जरूरत पड़ता है? ऊर्जा की जरूरत पड़ता है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। यानी कहाँ से ऊर्जा मिलता है? यानी भोजन से मिलता है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। खाद्य पदार्थ मतलब कि खाने वाला पदार्थ छोटे छोटे में टूट जाते हैं। जैसे क्या खाते हैं? चावल, चावल को डायरेक्ट तो खा ना जाओगे, उसको चबा करके खाते हैं छोटा छोटा। आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है, ये समय क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इन कार्बोहाइड्रेट को टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। इनको टूटने से क्या प्राप्त हो जाता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यह ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से मिलेगा। किस चीज़ से मिलेगा? ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से मिलेगा, तो वही जो कोशिकाओं उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यानी ग्लूकोज जो मिला, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जब मिलेगा तो हमें ऊर्जा मिलता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। इन्हीं का नाम क्या है? इन्हीं अभिक्रिया का नाम है, विशेष नाम श्वसन है, जिसका अध्ययन आप अध्याय 6 में और अच्छी तरह से करेंगे। अध्याय 6 में और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जैसे ग्लूकोज का सूत्र होता है क्या? याद रख लेना है बाबू, याद क्या करना है? ग्लूकोज का सूत्र ऑब्जेक्टिव में पूछेगा एमसीक्यू में कि आपको बताना है कि ग्लूकोज का सूत्र लिखें। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या लिखेंगे? ग्लूकोज का सूत्र लिखेंगे कि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ये जलीय होता है, AQ लिखा हुआ ना, और O2 ऑक्सीजन, ये भी जलीय, कार्बन डाइऑक्साइड जलीय लिक्विड जल है, और ये ऊर्जा प्राप्त हुआ। तो यानी हम कहेंगे कि ऊर्जा प्राप्त कैसे हुआ? जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जब होता है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और क्या? जल और ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। तो हम कहते हैं क्या है? हाँ यही है। और तीसरा में है कि शाक सब्जियों जैसे वनस्पति द्रव्य है, शाक सब्जी वनस्पति द्रव्य क्या विघटित होकर कंपोस्ट बनना, कंपोस्ट बनना, यानी कि इस सब शाक सब्जी जितना वनस्पति वगैरह सड़ गल जाता है उसको विघटित होकर सड़ गल जाता है तो कंपोस्ट बनना मैंने खाद वगैरह बन जाता है, भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। इससे भी खाद जो बनता है उसको भी ऊष्माक्षेपी का कंपोस्ट जो बनता है तो ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए जिसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न हुआ है। एकल उत्पाद भी निर्माण हुआ है और ऊष्मा का भी निर्माण हुआ है, उसको आपको पहचानना है। ठीक है, देखिए इसको भी गैस को धीमे से अपने नाक को मोड़ दीजिए। इसमें यह है, अब है वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया क्या है? हम यानी संयोजन अभिक्रिया हम समझ गए। संयोजन अभिक्रिया यानी कि दो या दो से अधिक तत्व मिलकर के एकल पदार्थ का उत्पन्न निर्माण करता है तो उसको हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब हम लोग को वियोजन अभिक्रिया पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वियोजन अभिक्रिया। क्या देखिए, वियोजन या इसको बोलते हैं अपघटन भी बोला जाता है। ठीक है, क्रियाकलाप 1.5 एक शुष्क कौथनली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। कौथनली को बर्नर या क्रूसिबल ज्वाला पर गर्म कीजिए जैसा चित्र 1.4 में दिखाया गया है। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल को रंग देखिए। ये देखिए क्या आपको क्रिस्टल लिया हुआ है, फेरस सल्फेट है, कौथनली है। आप कौथनली के खुले सिरे अपने पड़ोसी का अपनी ओर ना करना है, इसको नहीं करना है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाले प्रणाली को गर्म करने तथा गंध सूंघने का सही विधि, इसका सही विधि है। आगे अब इसको हम क्रियाकलाप को व्याख्या करते हैं, इसको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसको समझ लीजिए, इसको लिखा हुआ क्या है, इसके बाद आगे हम चलते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान दिया है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है। सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणीय विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं, मैंने सूंघ सकते हैं। जैसे फेरस सल्फेट हो गया, ऊष्मा के साथ अभिक्रिया हुआ, ऊष्मा पर तो आपको फेरिक ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना, सल्फर ट्राइगैस बना।
यानी कि फेरिक ऑक्साइड है। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक माने एगो अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। देखो 1 2 3 गो प्रदान करता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। इसको क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया हुआ। माने एकल अभिकर्मक से टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थ को निर्माण करता है, उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे गर्म करने पर फेरस सल्फेट H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड यानी सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है, मतलब टूट करके हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है। ये देखिए एक सॉलिड में हुआ, ठोस टूटा, गैस बना, माने एक अभिकर्मक था और 2 3 बन गया। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? उष्मा देने पर माने उष्मा दिए फेरस सल्फेट को कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में भी होता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। यानी ऊष्मा द्वारा करेंगे तो ऊष्मीय वियोजन कहलाएगा। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने जिसको चूना पत्थर का सूत्र लिखे तो कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर का पत्थर का सूत्र लिखे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका जब कैल्शियम ऑक्साइड ऊष्मा जब किए तो कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना अलग हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड अलग प्राप्त हुआ है, यानी वियोजन अभिक्रिया हुआ। ऊष्मा द्वारा अगर हुआ तो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक अनुदाहरण क्रियाकलाप 1.6 में दिया गया है। इसमें भी देखते हैं 1.6 में अब क्या है क्रियाकलाप। इसमें आपको बहुत दिया हुआ है और क्रियाकलाप के माध्यम से अगर ये जानकारी प्राप्त करेंगे तो और बढ़िया अच्छी तरह से समझ में आता है। इसलिए आप लोग को बारी बारी से जो है कि क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया गया है। ठीक है, एक कौतनली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लीजिए। क्या लेना है? लेड नाइट्रेट चुन लीजिए। चिमटे से कौतनली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए, जैसा चित्र 1.5 में दिखाया गया है। आपने क्या देखा? यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे नोट कर लीजिए। इसको अगर कुछ परिवर्तन हुआ है तो इसको नोट कर लेना है। क्या हुआ है आइए अब हम लोग देखेंगे। आप देखेंगे भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। जो उड़ा भूरे रंग का, कैसा? तो भूरे रंग का उत्सर्जित होता है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये क्या, कौन सा गैस निकला? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड धुआं। यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है। देखो लेड नाइट्रेट को ताप किए तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस प्राप्त हुआ। आइए क्रियाकलाप 1.7 में दी गई कुछ अन्य अपघटन अभिक्रिया करते हैं। अपघटन करते हैं कैसे? देखिए, अब देखिए उस वक्त तो समझाया हुआ था 1.8 तक, अब 1.4 को फिर से मैंने व्याख्या के साथ में समझाने का प्रयास किया है। अब 1.4 आप लोग कहेंगे बार बार समझा रहे हैं। बार बार समझाने का कारण है अगर उसका मिनींग नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर मीनिंग सब वर्ड जो है चैप्टर वाइज पूर्ण रूपेण से समझ में आ जाता है। व्याख्या में इसको क्या हुआ है 1.4 में देखिएगा, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड मैंने CO में पानी मिलाते हैं तो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिससे बुझा हुआ चूना कहते हैं। अभी जस्ट बताया था मैंने ऊपर। इस प्रक्रिया में ऊष्मा हीट निकलती है, इसलिए बीकर गर्म हो महसूस होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जस्ट बताए हैं। इसका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और ऊष्मा उत्पन्न होता है। अब यहीं से प्रश्न बनना स्टार्ट होता है। इस क्रियाकलाप में कौन कौन से पदार्थ लिए गए थे? तो कैल्शियम ऑक्साइड लिए थे और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड मैंने जल लिए गया था। और जल मिलाने पर क्या होता है? तो जल मिलाने पर क्या होता है? जल मिलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये 1.4 में नहीं बना है जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसको मिलाने के बाद जो कि सफ़ेदी कराते हैं, लिपते हैं, जो बोलते हैं, तो ठीक है। अच्छा, बीकर को स्पर्श करने पर कैसा महसूस होता है? तो उसमें गर्म महसूस होता है। आप लोग को समझ में आ रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना यानी कि जो लिपने के लिए लाते हैं दुकान से वो हुआ ना। बुझा हुआ चूना यानी कि लिप देते हैं बाद में जो दीवार पर कराते हैं, बुझा हुआ चूना ना, वही जो है ऑक्सीजन के साथ। अभी पूछेगा इसमें कि बीकर गर्म महसूस होता है। हाँ देख लीजिएगा आप लोग, जब उसको चूना को लाते हैं तो बल्टे या कुछ चीज़ में बीकर वगैरह में जब उसको गर्म पानी मिलाते हैं, जल मिलाते हैं तो गर्म हो जाता होगा। उसमें कहते हैं लोग कि इसमें अंडा भाप आ जाएगा, भाप करके भी ऑमलेट बना के खा सकते हैं उसको। तो इसमें गर्म हीट होता है, यही है ना। इस अभिक्रिया में ताप क्यों बढ़ता है?
क्योंकि यह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए जो कि आपको ताप बढ़ेगा। ठीक है, इस अभिक्रिया का नाम क्या है? तो यह एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि दो को मिला था, एक को कैल्शियम ऑक्साइड मिला था, एक जल मिला था, इसलिए वो संयोजन अभिक्रिया है। और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है क्योंकि उसमें ऊष्मा उत्पन्न हुआ था। 5 के बाद क्वेश्चन 6 आएगा। ठीक है, नहीं 5 ही क्वेश्चन था। अब वियोजन अभिक्रिया में हम लोग 1.5 में पढ़े थे ना, 1 शुष्क क्वथनालीय 2 ग्राम सल्फर, वहीं सेम टू सेम यही वाला जो है आपको कहा इसमें व्याख्या में है कि इस क्रियाकलाप में जब फेरस सल्फेट को हरे रंग क्रिस्टल को गर्म किया जाता है, यानी फेरस सल्फेट कैसा रंग है? तो हरा रंग है, तो यह टूटकर पदार्थ बनता है। पहले क्रिस्टल का रंग हरा होता है, गर्म करने पर यह भूरा हो जाता है। गर्म करेंगे फेरस सल्फेट को तो कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है, और गर्म करने पर यह भूरा हो जाता है और गैस निकलती है। यह अभिक्रिया वियोजन अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनता है। रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो फेरस सल्फेट, तो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, अभी जस्ट बताया था। ठीक है, अब इसका आंसर क्वेश्चन आपको अब समझ में आ गया होगा। इस क्रियाकलाप में कौन सा पदार्थ लिया गया था? फेरस सल्फेट लिया गया था। अब क्रिस्टल लिए गए थे। अब फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है, आपको बताया था कि फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है। अब 2 के बाद क्वेश्चन 3 आता है। ठीक है, बहुत अच्छा है। गर्म करने पर क्या परिवर्तन होता है? हाँ होता है, गर्म करने पर हरे रंग का क्रिस्टल जो है भूरा हो जाता है और इस पर गैस निकलती है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि एक पदार्थ है फेरस सल्फेट और टूट करके सल्फर डाइऑक्साइड बन गया था, फेरिक ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया था, तो यह वियोजन अपघटन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर, माने एक पदार्थ रहेगा और टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। अब है आपको क्रियाकलाप 1.6 को भी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें भी था, सूत्र था, कह रहा कि इस क्रियाकलाप में कौन सा पदार्थ लिया गया था? तो लेड नाइट्रेट लिया गया था। हैं, लेड नाइट्रेट में लिया गया था। और दूसरा क्वेश्चन में गर्म करने पर क्या देखा जाता है? गर्म करने पर भूरे रंग की गैस निकलती है और पीले रंग का ठोस बनता है, बताए थे ना। हाँ, निकलने वाली गैस का नाम क्या होता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एगो निकलता है, एगो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड गैस निकलता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह वियोजन अभिक्रिया है। अब वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो फेरस सल्फेट, तब फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड था, यहाँ मिल गया, समझ में आ गया। तो इस प्रकार के था आपको वियोजन अभिक्रिया। चलिए अब क्रियाकलाप 1.7 को देखते हैं। क्रियाकलाप 1.7 को भी आप लोग को बता दे रहे हैं, और जो कि इसमें जो है 1.7 को देखिए क्या है। 1.7 क्रियाकलाप 1.7, एक प्लास्टिक का मग लीजिए। प्लास्टिक देखिए मग लिया हुआ, ठीक है, छिद्र करके उनमें रबड़ का डॉट लगा दीजिए। छिद्र करके इसमें डॉट लगाया हुआ, देखो रबड़ डॉट है लगाया हुआ ना, ठीक है, डॉट लगा दीजिए। इन छिद्रों को कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, जैसे कि चित्र में 1.6 में देखा। ये जो ग्रेफाइट रॉड है देख रहे हैं ना, इसको लगा देना है, ठीक है। जल से भरी 2 आंशिक प्रणाली को दोनों को कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए। इसको इसके बाद उल्टा करके इसको रख देना है। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके, अब इसको 6 वोल्ट के बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित किया हुआ है। गैस का आयतन समान, देखो दोनों लोड में आप बुलबुले करते हुए देखेंगे। इसमें जो है देखिए बुलबुला नजर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब इस प्रकार से आपको एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों प्रणालियों को मुंह के ऊपर लाकर जांच कीजिए। देखिए एक तरफ इसको इधर ऑक्सीजन छूट रहा है, इधर हाइड्रोजन छूट रहा है। दोनों तरफ का मोमबत्ती से जांच करना है उस जगह क्या कर रहा है। एकत्रित गैस का आयतन, देखो बुलबुले बनते हैं, बुलबुले ऐसे जल को विस्थापित कर देती है। क्या दोनों प्रणालियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है? जब दोनों प्रणालियों गैस से भर जाए तब उनको सावधानी पूर्वक हटा दीजिए। एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों प्रणालियों को मुंह के ऊपर लाकर गैसों को जांच कीजिए। अब जांच करना है सावधानी। इस चरण को शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। दोनों स्थितियों में क्या होता है, दोनों प्रणालियों में कौन सी गैस उपस्थित है। अब चलिए यहाँ से आपको समझ में आएगा। व्याख्या जो है करके इस क्रियाकलाप में जल का विद्युत अपघटन को किया गया है, ठीक है। 1.7 में जब पानी में थोड़ा सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो पानी टूटकर गैस में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? जो पानी टूट करके क्या में गैस में परिवर्तित हो गया है। वो देखो टूट रहा है ना, बुलबुले नजर आ रहा है, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि एक प्रणाली में हाइड्रोजन गैस निकलता है, दूसरी प्रणाली में ऑक्सीजन। एगो में हाइड्रोजन गैस निकला हुआ है, देखिए हाइड्रोजन गैस निकला हुआ उधर, इधर में एगो में हाइड्रोजन गैस, इधर में ऑक्सीजन, ठीक है। अब जो है ऑक्सीजन निकला हुआ है, इकट्ठी होती है। हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन से दुगनी है, क्योंकि ऑक्सीजन से मात्रा हाइड्रोजन की H2 है, उसमें तो 2 गुना है।
रासायनिक समीकरण देखिए, हाइड्रोजन जल है, जल को दो में टूट गया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग टूटा है। यह एक वियोजन अपघटन अभिक्रिया है, क्योंकि पदार्थ टूटकर दो पदार्थ बनता है। एक पदार्थ टूट करके दो पदार्थ बनेगा तो वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। बात सही है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इस क्रियाकलाप पे किसका अपघटन किया जाता है? तो जल का अपघटन किया गया है। अब आगे समझ में। और दूसरा क्वेश्चन है कि पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल क्यों मिलाया जाएगा? हाँ, पानी में विद्युत प्रवाह को आसान बनने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है। ठीक है। अब प्रश्नावली में कौन कौन सी गैस बनती है? तो दो गैस बनता है, देखिए ना, कि एक में हाइड्रोजन और दूसरी में क्या, ऑक्सीजन गैस बनती है। किस गैस की मात्रा अधिक होती है? तो हाइड्रोजन गैस की अधिक मात्रा होता है, क्योंकि H2 होता है, गैस की मात्रा अधिक होती है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह वियोजन अपघटन अभिक्रिया है, क्योंकि एगो जल था, जल में दो भागों में बांट गया था। ठीक है। हाइड्रोजन की पहचान कैसे करते हैं? हाँ, तो जलते हुए माचिस ले जाने पर पॉप की आवाज आता है। हाइड्रोजन जब जलेगा तो पॉप अब फूटने जैसा क्या आवाज करेगा, तो हम समझ जाएंगे कि हाइड्रोजन गैस है। ऑक्सीजन में वैसा नहीं होता है। ऑक्सीजन की पहचान कैसे करते हैं? जलते हुए तीली तेज जलने लगता है। अगर ऑक्सीजन जो है, अगर रहेगा ऑक्सीजन तो वहां पर तेज तीली जलने लगेगा। चलिए, बहुत अच्छा है। क्रियाकलाप 1.8 को समझते हैं। देखिए क्रियाकलाप 1.8 को क्या कहता है। देखो क्रियाकलाप, चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए। चाइना डिश में देखो सिल्वर क्लोराइड लिया हुआ, देखो सिल्वर क्लोराइड, ये देखो है ना, चाइना डिश है, इसमें लिया गया है। इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। इसके बाद इसको क्या करा, सूर्य के प्रकाश में, देखो सूर्य के प्रकाश आ रहा है ना, इसको रख देना है। ठीक है। थोड़ी देर पश्चात सिल्वर क्लोराइड का रंग देखिए, और इसके बाद थोड़ा देर के बाद रंग देखिए कैसा हो जाता है। हाँ जी, बहुत सारा हम लोग भी कपड़ा इसे धो करके पसार करके भी देखते हैं, अगर सूर्य के प्रकाश में छोड़ देते हैं धूसर रंग का हो जाएगा। मैंने देखिए प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से कुछ हुआ कि नहीं हुआ बीचे बीच। चलिए देखते हैं व्याख्या चित्र प्रश्न उत्तर। इस क्रियाकलाप में हम सिल्वर क्लोराइड AgCl, माने सिल्वर क्लोराइड को कैसे लिखेंगे, AgCl पर सूर्य के प्रकाश का प्रभाव देखते हैं। सबसे पहले चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड लिया जाता है। बहुत बढ़िया। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कोई पूछेगा क्या होता है, तो सफेद होता है। बताना है, क्या बताना है? सफेद बताना है। सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है। जब इसे कुछ समय के लिए सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो इसका रंग सफेद से धूसर ग्रे हो जाता है। अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति को छोड़ देंगे सिल्वर क्लोराइड को, तो कैसा हो जाएगा? धूसर रंग का हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश सिल्वर क्लोराइड का अपघटन करता है। क्या कहता है? अपघटन हो जाता है। और यह सिल्वर माने Ag तथा क्लोरीन गैस Cl2 में टूट जाता है, माने अलग अलग हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड का हो जाता है, अलग अलग टूट जाता है। रासायनिक अभिक्रिया देखिए, AgCl को अभी जो सूर्य के प्रकाश से किए तो Ag जो सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन गैस अलग टूट करके हो गया है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हुआ। ठीक है। इसमें प्रश्न जो बनता है इसको देखिए क्या होता है। यह एक अपघटन अभिक्रिया है, विशेष रूप से यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होता है। जैसे प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, तब तो सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है फर्स्ट बार। अच्छा, सूर्य के प्रकाश में रखने पर इसका रंग क्यों बदल जाता है? हाँ, बदल जाता है क्योंकि टूट जाता है। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड अपघटन होकर के सिल्वर और क्लोरीन बनते हैं, इसलिए इसका रंग धूसर हो जाता है, यानी ग्रे हो जाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दो एगो में से 2 को टूट गया है, तो देखो यह अपघटन अभिक्रिया है तथा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है। इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सिल्वर क्लोराइड को 2 भागों में बढ़ जाता है, टूट जाता है, Ag सिल्वर में और क्लोरीन में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। बहुत बढ़िया है। अब आगे हम लोग चलते हैं। मैंने बताया था कि जो चैप्टर वाइज, जो लेक्चर वाइज 6 लेक्चर में पढ़ाया गया था, मैं एक ही लेक्चर में इसको खत्म कर रहा हूँ। आपको लगे थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन सब पूर्ण रूपेण से एक कर से देखेंगे। ठीक है। हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकार को तोड़ने के लिए उष्मा प्रकाश की विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हाँ, यानी कि हमको तोड़ने के लिए, वियोजन अभिक्रिया में तोड़ने के लिए उष्मा की जरूरत पड़ा, प्रकाश की जरूरत पड़ा, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिन ऊर्जा अवशोषित होगा तो उनमें उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? उष्मा शोषी अभिक्रिया। निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। एक प्रणाली में लगभग 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्लोराइड लीजिए। इसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालकर कांच की छड़ से मिलाइए। अपने हथेली से प्रणाली निचले सिरे को छुइए। आप कैसा महसूस करते हैं? ठंडा लगेगा। यह अभिक्रिया उष्मा क्षेपी अथवा उष्मा शोषी होता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। सफेदी करने के लिए कौन सा पदार्थ लेते हैं? हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, बिना बुझा हुआ चूना लेते हैं। तो वह बोला कि सूत्र लिखिए, तो CaO होता है। ऊपर प्रश्न 1 में मैंने लिखे पदार्थ X के जल के साथ अभिक्रिया कराइए, मैंने CaO के साथ जल के साथ अभिक्रिया करना है, H2O के साथ जला कराए। क्रियाकलाप 1.7 में एक प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से दुगुनी क्यों है? उस गैस का नाम बताइए। तो दुगुना कौन था? हाइड्रोजन गैस था ना जी।
हाँ, अभी इसका सब उत्तर मैंने नीचे दिया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा क्या है। ये पेज संख्या आप याद कर लीजिएगा। पेज संख्या आपको यानी कि कितना है, 25 है। 25 का पेज संख्या में आपको बता दिया गया है। चलिए ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे अब। पढ़े थे संयोजन अभिक्रिया, इसके बाद पढ़े वियोजन अभिक्रिया, इसके बाद अभी तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया में 1.9 में आप देखेंगे, यही जो है लोहे के 3 कील लीजिए और उन्हें रेगमाल से रगड़कर साफ कीजिए। 3 को कील लेना है, देखो 3 कील लेना है और उनमें रेगमाल से रगड़ साफ एकदम करके रखना है। ए तथा बी से चिन्हित कीजिए, ए और बी से 2 को से चिन्हित करना है। अभी होगा कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट को डुबो कर रखिए। चित्र 1.8 में देखो डुबो कर रखा है, देख रहे हैं ना। रखिए 20 मिनट पश्चात मैंने 20 मिनट के बाद दोनों किलो को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल दीजिए। दोनों को कॉपर सल्फेट के विलयन के बाहर निकाल देना है। प्रणाली ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता तुलना कीजिए। अब नीले रंग की तुलना करना है अलग। ए 1.8 बी में देखो ए है और बी नीचे होगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी किलो का रंग तुलना बाहर रखे कील से कीजिए। अब बाहर रखल है ना, ये दोनों को किलवा को तुलना करना है, जांच करना है। अब देखिए क्या है यहाँ पर, ये देखो है, देख रहे हो ना, लोहे के कील है और ये देखो कॉपर सल्फेट के विलयन के बाहर निकाले गए लोहे के कील है। ये देखो कॉपर सल्फेट में विलयन में से निकाल दिए ना, वही किलवा था, ऐसा निकाल दिया तो ऐसा हो गया। देखिए देख रहे हो ना, कॉपर सल्फेट का विलयन है प्रणाली ए में और प्रणाली स्टैंड अभिक्रिया मिश्रण प्रणाली बी है, ठीक है। आप देखो प्रयोग से पहले तथा उसके उपरांत लोहे के कील तथा कॉपर सल्फेट के विलयन की तुलना में कैसे करेंगे। लोहे के कील का रंग भूरा क्यों हो गया, देखो भूरा हो गया है ना, हाँ भूरा हो गया। तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया, देखो भाई नीला था मलिन हो गया, ऐसा क्यों हो गया। इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित अभिक्रिया हुई है। क्या क्या हुआ अभिक्रिया, देखिए आयरन था, आयरन कील माने लोहा का आयरन था, कॉपर सल्फेट के विलयन था और देखो आयरन सल्फेट हो गया, आयरन सल्फेट और कॉपर हो गया। यानी कि इस अभिक्रिया में लोहे माने लोहा एफ ही आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर के साथ कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया, मैंने हटा दिया। देखो कॉपर सल्फेट था ना, इसको हटा दिया। क्या कर दिया, देखिए हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि हटा देगा उसको। क्या करेंगे, देखो यहाँ आयरन था, कॉपर सल्फेट था, इधर देखिए आयरन सल्फेट को ले लिया। देखो आयरन सल्फेट ले लिया, कॉपर को क्या कर दिया, हटा दिया, मैंने विस्थापित कर दिया। इसी को बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको, विस्थापन। बोला ना कि इस अभिक्रिया में लोहे माने आयरन ने दूसरे तत्व को कॉपर को, देखो एफ ही था, कॉपर को देखो कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया है, हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कुछ अन्य उदाहरण है, देखिए जिंक है और कॉपर सल्फेट है। देखिए जिंक सल्फेट ले लिया और कॉपर को क्या कर दिया, हटा दिया। देखो कॉपर को हटा दिया यानी विस्थापित कर दिया, तो इसी को बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया करेंगे। और देखो लेड था या कॉपर क्लोराइड था, कॉपर देखो हटा दिया है, देखो कॉपर को हटा दिया, क्लोरीन को ले लिया, यानी कि अभिक्रिया करा दिया, तब लेड क्लोराइड हो गया, लेड क्लोराइड हो गया, कॉपर क्लोराइड प्लस यहाँ लेड क्लोराइड और कॉपर को विस्थापित कर दिया। माने जिंक तथा लेड, माने जिंक देखो जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। यानी याद करना होगा कि लेड और कॉपर, देखो जिंक और लेड माने जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, माने अधिक क्रियाशील तत्व है, वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, इसीलिए विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए आगे 1.24 में द्विविस्थापन अभिक्रिया, वो तो विस्थापन किया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाता है, 1.10 से एक प्रणाली में 3 ml लेना है। देखो क्या लेना है, सोडियम सल्फेट का विलयन ले लीजिए, सोडियम सल्फेट का विलयन लेना है। क्या क्या चीज़ का, सोडियम सल्फेट के विलयन का देखो युक्त प्रणाली वहाँ है ना, ले लिया। एक अन्य प्रणाली में 3 ml बेरियम क्लोराइड लीजिए और दूसरा में बेरियम क्लोराइड के विलयन देखो है ना, वहाँ ले लीजिए, दोनों विलयनों को मिला दीजिए। अब इसको क्या करना है, मिला देना है। आपने क्या देखा, बेरियम से तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण देखो कैसे हुआ है। आप देखेंगे सफेद रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है, एगो साफ एकदम सुथरा पदार्थ का निर्माण, जो जल में अविलेय है, जो जल में घुल देगा नहीं, जल में नहीं घुला हुआ है। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, जो घुलेगा नहीं उसी को क्या कहते हैं, अवक्षेप पदार्थ कहते हैं। इसको पूरा नोट एक कर से टॉपिक वाइज, अवक्षेप किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी अपघटन क्या है,
आपको इस सभी को नोट लिखवाया जाएगा। अभी बोला ना कि अवक्षेप के निर्माण होता है तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है, माने अविलेय पदार्थ, माने जो कि दोनों विलयन में ना अविलेय हो गया, मतलब कि घुला नहीं, तो वो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगा। देखो आप देखेंगे सभी तरह के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है, माने कि घुला नहीं, इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, उसी को अवक्षेप कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देख लो सोडियम सल्फाइड और बेरियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, इसमें क्या हुआ देखा, ऐसा क्यों होता है, देखो बेरियम 2+ तथा सल्फर डाइऑक्साइड 4 और 2- की अभिक्रिया से, देखो अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट बनाया, बेरियम सल्फेट को अवक्षेप कराया। देखो सोडियम था और बेरियम था, बेरियम और इसको सल्फेट के साथ अभिक्रिया करते तो बेरियम सल्फेट हो गया और सोडियम क्लोराइड हो गया, इसलिए हुआ। देखो अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयन का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। माने आयनों का बीच में आदान प्रदान हुआ, जैसे सोडियम सल्फेट था और देखो बेरियम क्लोराइड था, तो देखो बेरियम सल्फेट और सोडियम का कर दिया क्लोराइड को आदान प्रदान किया आयन को, तो इन्हीं को हम बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्रियाकलाप 1.2 पर ध्यान दीजिए। इनमें से लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों को मिश्रित किया था। अवक्षेप किस रंग का था, पहले ये 1.2 की बात हो रहा है कि अवक्षेप किस रंग का था, क्या आप वो अवक्षेपित यौगिक के नाम बता सकते हैं। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखे, क्या यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब जस्ट आपको नीचे उत्तर आपको मिल जा रहा है। तो आप पढ़ते हैं उपचयन और अपचयन, कि उपचयन किसको बोलेंगे और अपचयन किसको बोलेंगे। चलिए देखते हैं क्रियाकलाप 1.1 में। देखिए यही 1.1 है क्रिया 1.10 में आपने क्या देखा, देखो बोला कि चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चून लेकर उसे गर्म कीजिए। कॉपर चून है और इसको गर्म करना है। कॉपर चून, देखो कॉपर चून एक चाइना डिश में है, जाली है, तिपाई है, इसको बनना है और इसको गर्म कर। देखो कॉपर चून की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है, उसको गर्म किए तो कॉपर काली हो जाता है। यह काला पदार्थ क्यों बना भाई, ये कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड था, ताप किए तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन ताप किए तो कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ। यदि इस गर्म पदार्थ कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए, इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह काली परत भूरे रंग की हो जाती है। सतह काली परत का हो जाएगा, भूरा रंग का हो जाएगा, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। फिर से मानेगा अगर उसी को कॉपर ऑक्साइड को फिर हाइड्रोजन अगर गैस से अभिक्रिया कराएंगे, ताप कराएंगे तो कॉपर और प्लस में हाइड्रोजन ऑक्साइड बने प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, बात को समझिएगा। उपचयन अभिक्रिया औपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं उसको बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, इसलिए आपको इसको सावधानी से एकदम बताना है। क्या है, बोला कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, माने बढ़ता है, तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। अगर वृद्धि होगा तो उसको बोलेंगे उपचयन हुआ है। तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का होगा कमी होगा, ह्रास मतलब कमी होगा, तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। क्या हुआ है, अपचयन। यानी कि उपचयन क्या होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगा, और अपचयन क्या होगा, ऑक्सीजन की ह्रास होगा। अब चलिए अब उदाहरण से समझते हैं, अब आगे है दिया होगा। देखिए अभिक्रिया 1.29 में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। देखो 1.29 में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। देखो 1.29 में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। देखो कॉपर ऑक्साइड था, ऑक्सीजन इसमें से हट गया, अलग हो गया है, यानी कि ह्रास हो गया ना। अब यही बोला था कि 1.29 में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए अपचयित हुआ, माने ह्रास होगा तो अपचयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो इसलिए यह उपचयित हुआ। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रिया को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अपचयन और उपचयन दोनों होगा, यानी कि एक में ऑक्सीजन का ह्रास होगा, एक में वृद्धि होगा, तो दोनों को अगर आ जाए तो उसको उपचयन या तो अपचयन बोलेंगे अभिक्रिया, या तो उसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। और VBI क्वेश्चन है, आपको रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं तो बोलना होगा कि जो अभिक्रिया में को उपचयन अपचयन नहीं
जी किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रिया को उपचयन, अपचयन या तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें चित्र के माध्यम से देखो समझाया हुआ है। एक क्या हुआ है समझिएगा पहले। ये देखिए कॉपर ऑक्साइड था, हाइड्रोजन था, इसको तापन किए तो कॉपर प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड। एक तरफ देखिए, इसको पहले समझिएगा, एक इसको नीचे वाले को समझिएगा। इसमें क्या हुआ, एक को क्या हुआ कि ये जो है कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को हटा दिया है, देखो हट गया है इसमें, यानी कि ह्रास हुआ तो अपचयित हुआ। और एक तरफ से क्या किया देखिए, एक यहाँ हाइड्रोजन था, देखो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया, ऑक्सीजन को ले लिया, यानी कि ऑक्सीजन का गया वृद्धि हुआ, यानी कि अपचयन और उपचयन दोनों हो गया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया की कुछ अन्य और उदाहरण है, जैसे देखिए जिंक ऑक्साइड था, जिंक ऑक्साइड था तो इसमें देखो ऑक्सीजन था, इसमें देखो ऑक्सीजन नहीं है। इसमें कार्बन था तो इसमें देखिए कार्बन ऑक्सीजन यह ले लिया, यानी कि एक तरफ अपचयित हो रहा है, एक तरफ उपचयित हुआ है। जो जिसमें वृद्धि होगा उसको उपचयित, जिसमें ह्रास होगा यानी कम होगा अपचयित, इसी को बोलेंगे क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। बात को समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा समझ रहे होंगे। जैसे मैंगनीज ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो देखो ऑक्सीजन इसमें है, मैंगनीज तो इसमें देखिए इसमें नहीं है, ह्रास हो गया। इसमें हाइड्रोक्लोरिक देखो अम्ल है तो इसको अलग H2O जुट गया, O जुट गया, इसमें दोनों हुआ, यानी कि अभिक्रिया 1.31 में कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन देखो उपचयित हुआ, कार्बन क्या हुआ, उपचयित हुआ, माने कि लिया कार्बन ऑक्सीजन को ग्रहण किया है तो उपचयित होकर CO तथा जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर के, देखो जिंक ऑक्साइड अपचयित हो गया, देखो जिंक ऑक्साइड अपचयित हो मैंने क्या ह्रास हो गया, जिंक मैंने जिंक बनता है। अभिक्रिया 1.32 में, देखो 1.32 में इसका आप चर्चा करिए पहले। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्लोरीन में उपचयित, क्लोरीन में उपचयित, देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में क्लोरीन जो है उपचयित, देखो उपचयित, उपचयित तथा मैग्नीक ऑक्साइड में मैग्नीक क्लोराइड में अपचयित हुआ है। इसमें देखो ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में, यदि किसी भी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन हो तब होता है जब उस पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो, माने उपचयन कब होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगा, या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, या तो हाइड्रोजन का होगा ह्रास होगा। पदार्थ का अपचयन तब होता है तब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का वृद्धि होता है। बात सही है ना। अब क्रियाकलाप 1.1 पर ध्यान दीजिए, ऊपर वाला में, कि जिसमें एक चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन का वायु ऑक्सीजन में दहन होता था, हुआ था ना, तथा यह सफेद पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता था। बात सही है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं बनता है, Mg+ ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इसमें जुट गया था, इसमें ह्रास तो हुआ था। देखो इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन हुआ था, क्या हुआ था, उपचयन हुआ था, और अपचयन नहीं हुआ था, उपचयन हुआ था, ठीक है, या अपचयन या अपचयन, इसको बताना है। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। आपको अब ज़्यादा नहीं होगा, चैप्टर में बने रहिएगा आप लोग। क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है? हाँ देखे हैं, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया को देखे हैं, हाँ प्रभाव को देखा है। तो अब पढ़ते हैं संक्षारण। अब संक्षारण क्या होता है जी? वीडियो चल रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया ना, 8:57 हो गया। चलिए अब इसको देखते हैं, ठीक है। संक्षारण क्या होता है उसको समझते हैं। चलिए संक्षारण, संक्षारण क्या, आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे के बनी नई वस्तु चमकीली होती है। लोहा का बना हुआ चीज को होता है क्या, चमकीला होता है, देखे हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमायुक्ता भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। कुछ समय अगर छोड़ दिया जाए तो लालिमा युक्त मतलब कि लाल जैसा हो जाता है, रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। उसको जब लालिमायुक्ता होता है तो उसको क्या कहते हैं कि जंग लग गया, ठीक है। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? लोहा में तो देख लिए, लेकिन चांदी और तांबा पर चढ़ते हुए देखे हैं, ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है।
या तो अम्ल के या तो आर्द्रता में संपर्क में आ जाए तो आपको संक्षारित होता है। और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। माने कि परत चढ़ जाए, दूसरा कलर हो जाए चेंज, तो उसको हम बोल जाएंगे कि संक्षारित हुआ। अम्ल के अभिक्रिया के संपर्क में आ जाए या नमी के आर्द्र के नमी के संपर्क में आ जाए और उसका चेंज हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि संक्षारण हुआ है। जैसे चांदी के ऊपर काली परत, अगर चांदी के ऊपर अगर काली परत चढ़ जाए, वह तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के और उदाहरण है। माने कि हम समझ जाएंगे अगर काला जो चांदी के परत अगर काला हो जाए तो हम सब समझ जाएंगे कि संक्षारण हुआ है। अगर परत तांबे के ऊपर अगर हम समझ जाएंगे कि अगर हरा परत चढ़ गया तो हम समझ जाएंगे कि वो संक्षारण हुआ है। चलिए, संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे के रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं को बहुत क्षति होती है। बहुत क्षति भी हो रहा है, देख रहे हैं ना। संक्षारण के कारण कार के ढांचा, पुल बना है तो लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेष करके लोहे से बनी वस्तुओं को बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है, बहुत बड़ा समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। बात सही है कि क्षतिग्रस्त अगर लोहा हो जाए तो हर वर्ष प्रत्येक वर्ष बहुत पैसा खर्च होता है। अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी, यानी कि अध्याय 3 में और संक्षारण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे जो है हम लोग वहाँ यहाँ तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है यही क्लास में, इसलिए हम लोग यहाँ से ज़्यादा संक्षारण पर बात नहीं करेंगे। अब विकृत गंधिता क्या होता है उसके बारे को हम समझते हैं। वसायुक्त, देखो वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है। हाँ, ज़्यादा दिन अगर तेल वाला वसायुक्त वाला अगर खाद्य सामग्री लंबे समय तक रख देंगे तो उसका खाने में स्वाद गंध कैसा लगेगा, खराब लगने लगता है ना। देखो, उपचयित होने पर, मैंने उपचयित मतलब क्या, ऑक्सीजन की क्या होगा, वृद्धि होगा। अपचयित मतलब ह्रास होगा। उपचयित होने पर तेल एवं वसा बिक्री गंदी हो जाते हैं, माने बहुत खराब हो जाता है, तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्रायः तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने वाले पदार्थ तथा प्रति ऑक्सीकारक यानी मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तन में, वायुरोधी मतलब वायु उसमें नहीं प्रवेश करता है। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। उपचयन की गति मतलब ऑक्सीजन की मात्रा को धीमा कर देता है लोग ना। क्या आप जानते हैं कि वो चिप्स बनाने वाले, चिप्स जो बनाते हैं, बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर, चिप्स की थैली खाए ना चिप्स, उसमें ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं। उसमें नाइट्रोजन गैस मिला करके उसको कम सक्रियता में कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके, माने ऑक्सीजन का उसमें वृद्धि ना हो सके। आपको समझ में आएगा। चिप्स बनाने वाले, अगर कोई पूछेगा कि चिप्स वाले बनाने वाले में वो पैकेट में कौन सी गैस मिलाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन मिलाए जाते हैं नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाए जाते हैं। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड देखिए सक्रिय गैस उतना नहीं है, कम सक्रिय गैस है ऑक्सीजन की अपेक्षा, इसलिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हैं। देखो, क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें, अरे कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे हैं, नाइट्रोजन गैस मिलाए जाते हैं। ठीक है, कम सक्रिय गैस है इसलिए इसको नाइट्रोजन को मिलाया जाता है ताकि बहुत लंबे समय तक उसको चिप्स, अगर हो सकता है कि विक्रय ना हो तो खराब हो जाएगा, इसलिए उसको नाइट्रोजन को हम लोग मात्रा को उसमें चिप्स बनाने वाले करते हैं पैकेट में। ठीक है, प्रश्न है, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। इसका जवाब है क्रियाकलाप जैसे विभिन्न द्वीप विस्थापन वगैरह को उदाहरण दीजिए। निम्न से उपचयित तथा अपचयित के पदार्थ को लिखिए। अच्छा, अब खत्म ही हो गया। आपने क्या सीखा, एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद जो प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है, बात सही है। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिससे समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ओर रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु संख्या समान हो जाता है। समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, बात सही है। संयोजन अभिक्रिया में अब है कि वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ माने एक पदार्थ वियोजित होकर मतलब टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ देता है तो वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। फिर जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग पढ़े हैं
नहीं पढ़े हैं जी कि जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें माने जो समीकरण और अभिक्रिया में अवशोषण होता है उष्मा का उसको उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है, माने अलग हटा देता है, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन क्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह आयन का आपस में आदान प्रदान होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है। क्या होता है? अविलेय लवण प्राप्त होता है। अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ऑक्सीकरण उसको जिसमें ह्रास होगा या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीजन का उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अभ्यास का क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? लेड ऑक्साइड कार्बन को अभिक्रिया कराएं तो लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड माने शीशा उपचयित हो रहा है। इसमें देखिए इसका उत्तर अब क्वेश्चन आंसर, अब सभी क्वेश्चन आंसर को अब मैं दिखा रहा हूँ। कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है। चलिए सामूहिक क्रियाकलाप इसमें नहीं है। इसके बाद चलिए अभी आपको मैंने दिखाने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन आंसर जो है उससे क्षमा चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन आंसर का जो है आज बस इतना ही। फुल चैप्टर एक्सप्लेन समझ में आ गया होगा तो आप अवश्य बताइएगा। अब क्वेश्चन आंसर का जो है अलग से एक वीडियो आप लोग को बताया जाएगा। उसमें जो है आप लोग सभी सुनील सर स्टडी सेंटर में जा कर के आप वीडियो को अपलोड जो हुआ है उसको देख सकते हैं। तब तक मैं यही कहूँगा कि यदि अच्छा आपको पढ़ने में मन लग रहा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है हमारे लिए एनर्जी है। वही एनर्जी के साथ यदि आप भरेंगे तो आप यदि नहीं पढ़ेंगे आपके दोस्तों नहीं पढ़ेंगे तो किसी का ना किसी का जो है आपको एग्ज़ाम में अगर जैसे आप सहायता करते हैं तो आप को भी कोई सहायता दूसरे कोई करेंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि आप सुनील सर स्टडी सेंटर में आप सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और लाइक शेयर अवश्य करेंगे ताकि नए बच्चे नए स्टूडेंट इसमें जुड़ सके और समय से पढ़ सके। धन्यवाद।